ये वर्ल्ड की फर्स्ट स्मॉलेस्ट 12 रोटर मोटर है। इट्स अ क्रेजी टेक। 4 साल लग गए इसको बनाते हैं। क्या पावर कर सकता है? जैसे ये वाला है, हैचबैक है, उसको पावर कर देगा। और अगर मैं लेके रोड पाड़ देंगे छोरे हैं। टेस्ला वेस्ला की मोटर है उसके कंपेयर करें उससे बेटर है। इंजन बनाना इतना हार्ड क्यों है? आप इस पे काम कर रहे हो अभी, राइट? मतलब हम लोग जिस इंजन पे काम कर रहे हैं वो ऑल इलेक्ट्रिक इंजन है। जैसे हम लोग अभी जैसे ये प्रोपल्शन डेवलप कर रहे हैं, हमको पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी, हम अपने मेगावाट क्लास के इंजन कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। हमारे इंजन रशिया जाते हैं टेस्ट होने के लिए। अच्छा, वाह ठीक है। हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, मतलब ड्रोन सेक्टर में, इट्स वेरी वेरी रिस्की। अगर एक ड्रोन चाइना बॉर्डर पे उड़ रहा है तो अभी कुछ केसेस तो ऐसे भी रहे हैं कि मतलब चाइनीज कंपनीज ने हमारे ड्रोन्स के ऊपर टेक ओवर कर लिया। व्हाट? उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया और वहां जाके लैंड हुआ है। आपको अगर कल को मतलब एक तेजस का जी का मिल जाए इंजन, तो क्या करोगे आप? पहले सबसे पहले तो खोला जाएगा। जैसे हम लोग ये ब्लेड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इमेजिन करो अगर यहाँ पे मैं 10 to 15 माइक्रॉन्स का अगर थिकनेस चेंज कर दूँ, जो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, तो परफॉर्मेंस टोटली चेंज हो जाता है। मैं झांसी में महोबा में पैदा हुआ था, मतलब बट तो मेरा महोबा में किसी बंदे को समझाना है तो कैसे समझाओगे? अच्छा। लोगों के अंदर ये अफवाह थी कि मतलब ड्रोन ना सोना चांदी स्कैन कर लेता है। मतलब हेलो शिव भाई, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ रेंज जी। सर ये बताइए कि आप जो पहली बार आपको सुन रहे हैं हमारी ऑडियंस, उनको बताइए कि आप क्या करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत ये करूँगा, ऑडियंस से पूछूंगा, अगर कोई सपोज से देहरादून से दिल्ली ट्रेवल कर रहा है, या फिर सपोज से अपना बेंगलोर से हैदराबाद ट्रेवल कर रहा है, जो कि डिस्टेंसेस लगभग अपनी 1000 किलोमीटर के अंदर होती हैं, या फिर 600-700 किलोमीटर के अंदर होती हैं, राइट? कौन चाहेगा कि मतलब उनका जो टिकट का कॉस्ट है 1/5 हो जाए? 1/5 हो जाए, मतलब अभी जैसे 3000 रुपये में या 2,500-3,000 का है, तो 1/5 मतलब 500 रुपये, 500 या 600 रुपये हो जाए। और इतना ही नहीं, उतना होगा। और जो एयरलाइन होगी जो ऑपरेट कर रही होगी, सपोज इंडिगो अगर ऑपरेट कर रही है या फिर कोई छोटी एयरलाइन ऑपरेट कर रही है, वो अभी से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। क्या बात कर रहे हो? पॉसिबल है। तो ये दिस इज़ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन जहाँ पे नॉटिकल विंग्स बेट कर रही है, जो आपकी कंपनी है, जो हमारी कंपनी बेट कर रही है। हाँ। कि हम रीजनल एविएशन जो हमारा है, विद इन 1000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस रहता है, वहाँ पे द प्रॉब्लम इज़ द टेक। अभी जो हमारा टेक्नोलॉजी है, द कन्वेंशनल जो हमारे जेट इंजन बेस्ड और टर्बो प्रॉप बेस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, दोज आर नॉट प्रॉफिटेबल टू एनी एयरलाइन इन अ शॉर्ट हॉल, छोटे डिस्टेंसेस के लिए। सो दैट इज़ द एरिया वेयर रेवोल्यूशन कैन हैपन। और अब जाके पॉसिबिलिटी हुआ है। मतलब अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन ना 15 या 20 साल पहले पूछते, तब शायद आंसर होता नहीं। लेकिन आज के टाइम में वो आंसर यस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, मार्केट एग्जिस्ट, मतलब लोगों को ट्रैवल करना है। द ओनली थिंग दैट डजंट एग्जिस्ट वो है कि प्लेन नहीं है वहाँ पे, इतना प्रॉफिटेबल प्लेन नहीं है। अब वो चेंज होगा। उसका कारण तो ये है ना कि भाई जो ऑयल का कॉस्ट है, हाँ, जो टर्बाइन फ्यूल है, राइट, वो बहुत ही एटीएफ जो है, राइट, इट्स वेरी कॉस्टली। और उसके बाद बहुत सारे हैंड पार्किंग चार्जेस और वो सब बहुत रेगुलेशंस हैं, राइट, एंड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो स्टाफ इतना रखना है, ये सब। राइट। बट मतलब आप कह रहे हो कि डिस्पाइट ऑल दैट, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो फ्यूल का है, वो आप अगर उस लैस हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट, राइट? तो वो क्या इलेक्ट्रिक हो जाएगा? ऑल इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक या एयरप्लेन्स। अब इलेक्ट्रिक में भी आपके पास चॉइस है। ऐसा नहीं कि मतलब इलेक्ट्रिक में हमारे पास सिर्फ हम बैटरी ऑपरेटेड की बात कर रहे हैं। आप बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर सकते हो। तो राइट, जो आपका पावर सोर्स है, इट कुड भी आपका बैटरी भी हो सकता है, आपका फ्यूल सेल भी हो सकता है, राइट, जिसमें बेसिकली हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल से। और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड, जो बेसिकली आपका काम कर रहा है, जहाँ पे प्राइस रेंज में भी स्लाइटली अप होगी, लेकिन जो अभी कन्वेंशनल है उनसे कम होगी, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्गर डिस्टेंस और हायर कैपेसिटी पैसेंजर्स की, ये चीज़। लेकिन आपने ये बोला कि फ्यूल जो हमारा जेट फ्यूल है वो सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। बिल्कुल। तो जेट फ्यूल के अलावा जो दूसरा जो मेजर फैक्टर आता है वो होता है आपका मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, MRO।
ओके। अब चैलेंज उसमें क्या है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसमें चैलेंज ये है क्योंकि जो भी है हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी, जो भी प्लेन्स बिल्ड हो रहे हैं, राइट, अगर हम बोइंग का कोई एयरक्राफ्ट उठा के देखते हैं, राइट, उसमें इंजन्स में भी प्रैट एंड विटनी के होंगे या रोल्स रॉयस के होंगे या साफरान के होंगे, करेक्ट। तो इंजन प्रोवाइडर थर्ड कंपनी है जो कि बोइंग को प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे वो एयरक्राफ्ट को सपोज से इंडिगो खरीद रहा है, राइट। अब उसमें होता चैलेंज क्या है, अब जो इंजन टेक्नोलॉजी है उसका तो बेसिकली इंडिया में तो कुछ है नहीं, राइट, हमारे पास उसका कोई टेक्नोलॉजी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब उसका जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का जो भी मतलब उसकी मतलब आई वुड से नॉलेज जो होती है, वो जनरली जो भी फॉरेन टेक्नीशियन है उनके पास रहती है। तो हम लोग को यहाँ पे लोकल इनको ट्रेन करना पड़ता है कि भाई उसको आप मेंटेन करो। अब सिंस टेक्नोलॉजी उनकी है तो जनरली आप प्राइसिंग वहाँ पे डिक्टेट नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा इसमें ये भी कई बार हो जाता है कि हम लोगों को अपने प्लेन्स बाहर भेजने पड़ते हैं, जहाँ पे बेसिकली MRO होगा इंजन का, तब वापस आएगा। रिसेंटली आपने गो एयर का सुना होगा? नहीं, अभी नहीं। जो गो एयर जो मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट शट डाउन हुई है, जो कि एयरलाइन थी हमारे यहाँ पे। अब उसमें शायद चैलेंज ये आया था कि मतलब प्रैट एंड विटनी का शायद इंजन था कि इंजन में कुछ फॉल्ट्स आ गए थे, ओके, राइट। अब उस फॉल्ट की वजह से सपोज से उन्होंने अपनी कुछ एयरक्राफ्ट को उन्होंने रखना पड़ा, ग्राउंड करना पड़ा। अब उस ग्राउंडिंग की वजह से अब जो उनका जो कॉस्ट बढ़ गया मैसिव, क्योंकि वो तो एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव एयरलाइन है वो। बिल्कुल। तो मतलब आप इमेजिन करो, जस्ट बिकॉज कि आपका इंजन खराब हो गया आपकी पूरी कंपनी बंद हो रही है। मतलब आप सोचो, आप एक वॉल्वो ऑपरेटर हो यहाँ पे जो बस सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे, सपोज से रेड बस है, वॉल्वो कर रही है। अब उसमें क्या होगा, अगर उसमें इंजन खराब होगा तो कोई भी सही कर सकता है। नहीं, अपना तेजस देख लो, वो खाली खड़े हैं, उनमें इंजन नहीं है। राइट। तो बॉडी पूरी तैयार है, बॉडी तैयार है, बस इंजन नहीं है। यस। तो एविएशन में ये जो इंजन की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टेक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टेक है। हाँ, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। अगर हम आज आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये तो हम साक्षात देख रहे हैं तेजस के साथ, और सारे जो हमको इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, कभी साफरान के साथ जा रहे हैं, कभी भाई ये जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो दिक्कतें आ रही हैं, उनका सप्लाई नहीं आ पा रही है, तो उसकी वजह से तो हमारा मतलब लिटरली नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बट ये इतना हार्ड क्यों है, इंजन बनाना इतना हार्ड क्यों है, एंड आप इस पे काम कर रहे हो अभी, राइट? तो मतलब हम लोग जिस इंजन पे काम कर रहे हैं वो बेसिकली इन अ सेंस आउटपुट में बी, यूज केस में बी द सेम, बट द टेक्नोलॉजी वुड बी टोटली डिफरेंट। मतलब यूज केस सेम होगा, टेक्नोलॉजी पूरी अलग होगी। ठीक है। हम लोग जिस इंजन पे बात करें वो ऑल इलेक्ट्रिक इंजन है, राइट। अब उसमें सपोज से हमारे मूविंग कॉम्पोनेंट होंगे मे बी 5 या 6 टोटल मूविंग कॉम्पोनेंट। अब अगर जेट इंजन की बात करें तो उसमें आई थिंक मूविंग कॉम्पोनेंट्स मे बी इन हंड्रेड्स, ठीक है, राइट। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। दूसरा क्या चीज़ है, अगर आप हिस्ट्री में जाओ लॉन्ग बैक, ठीक है, सपोज से अगर हम बात करें पिछले 100 साल की, राइट, 100 या 80 से 100 साल के बीच में, जब से जेट इंजन का बेसिकली शुरुआत हुई थी, जो भी कंपनीज अभी डेवलप कर रही हैं, तो इन लोगों को लगभग 50 से 60 साल लग गया इसको रिफाइन करते करते, इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन करते करते। आप इमेजिन करिए, अगर कोई कंपनी 50 साल इन्वेस्ट कर रही है किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उन्होंने कितना रिफाइनमेंट कर लिया होगा। अब इसमें एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो मेरे को चैलेंज नज़र आया था इसको डेवलपमेंट में, हमारे पास ना वी हैवंट ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। मतलब हम फेल ही नहीं हुए यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब हम इधर तो फेल हुए हैं, लेकिन इसमें हम उनके बराबर हम फेल नहीं हुए हैं। उन्होंने जो स्टार्टिंग में जितने उन्होंने फेलियर देखे हैं, जहाँ से उन्होंने लर्न किया है मटेरियल साइंस से लेके, क्योंकि इसमें जो भी अब जैसे अगर आप जेट इंजन देखोगे तो उसमें आपका इनलेट सेक्शन होता है जहाँ पे आपकी मेन फैन ब्लेड्स होती हैं, फिर आपका कंप्रेशन सेक्शन होता है जहाँ पे बेसिकली एयर आपकी कंप्रेस होती है, फिर आपका कंबशन होगा। कंबशन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एरिया होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, राइट। तो आपको वहाँ पे जो भी ब्लेड्स हैं, फैन ब्लेड्स जो भी वहाँ पे ब्लेड्स हैं, तो उनका जो टेम्परेचर विथस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो हाई होनी चाहिए। तो उसमें मटीरियल्स आपके कन्वेंशनल मटीरियल नहीं लग पाते हैं। फिर आपके पास आता है बेसिकली टर्बाइन सेक्शन लास्ट में, जो कि आपका मेन एनर्जी जनरेट करता है इससे, राइट। तो टर्बाइन सेक्शन प्लस कंबशन सेक्शन ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया होता है, ठीक है। तो इसका जो इन अ सेंस मैं ये बोलूँ एरोडायनेमिक्स के साथ साथ जो मटेरियल साइंस है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि मतलब
आप सपोज आपने हिट एंड ट्रायल अगर आप कर रहे हैं तो आप इमेजिन करो कितने कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, एक का ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा आपका। ये चीज़ है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ। एक डॉक्यूमेंट्री है, आई थिंक यूट्यूब पे है, तो ये मैंने मतलब लगभग शायद 1.5 साल पहले देखी थी, 1.5 या 2 साल पहले। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अ टनल थ्रू टाइम। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं बताता हूँ इसमें। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी मेरे को एक चीज़ समझ आया। तो इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, तो एक ना यूएस में एल्टीट्यूड विंड टनल थी पहले। तो ये 1940s में सेटअप हुई थी स्ट्रैटेजिक तरीके से, मतलब गवर्नमेंट फंडेड था। तो उस टाइम रेस चल रहा था यूएस वर्सेस सोवियट्स का एयर डोमिनेंस के लिए, राइट। सोवियट्स भी आउटर स्पेस में जा रहे थे, राइट। वो 1960s में जो इनका रेस हुआ है, राइट, टेक्नोलॉजी में रेस हुआ है। कोल्ड वॉर भी चल रहा था, सेम रेस चल रहा था यहाँ पे इंजन डेवलपमेंट में। अच्छा। तब आप ये सोचो, वहाँ पे इन्होंने एक ऐसी विंड टनल तैयार करी जहाँ पे बेसिकली आप ना सेम कंडीशन सिमुलेट कर सकते हो जो कि हमारी 11 या फिर 15 किलोमीटर ऊपर होती है, जहाँ पे प्लेन उड़ता है। अच्छा। जैसा अभी हम लोग अभी वापस आए हैं भारत एल्टीट्यूड ट्रायल से, जो हमारा इनिशिएटिव था। हमारा गोल ये था डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि उस पर हम बात करेंगे। हाँ। तो मैं आपको एक रिलेशन यहाँ पे बताता हूँ। तो सोचिए, अगर आपका इंजन को उड़ना अगर उस एल्टीट्यूड पे है जहाँ का आपका टेम्परेचर -40 होगा, करेक्ट, और आपका जो एयर डेंसिटी होगी बहुत ही कम रहेगी, ऑलमोस्ट हाफ आपकी एयर डेंसिटी रहेगी, राइट। और आप और वहाँ पे आइसिंग, टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी लो, राइट, ह्यूमिडिटी बिल्कुल अलग है वहाँ पे, राइट। आप उस कंडीशन को यहाँ पे कैसे सिमुलेट करोगे, मतलब आप कैसे टेस्ट करोगे, राइट। उन लोगों ने इतनी बड़ी टनल बनाई थी, मतलब ये विंड टनल थी बेसिकली, इन अ सेंस। आप सोचो, इस टनल में दे यूज्ड टू टेस्ट ऑल देयर इंजन्स। अब वो टेस्ट करने के बाद जो डेटा आएगा वो क्रिटिकल है, क्योंकि उसके बाद ही इंजीनियर वहाँ पे रिफाइन करता है। सही बात है। दे आर लर्निंग, है ना, फीडबैक लूप। अभी इंडिया में चैलेंज ये हुआ, सपोज से किसी ने इंजन बना तो लिया, टेस्ट उड़ना तो उसको उधर पे ऊपर है, तो टेस्ट कहाँ करेगा? आप सोचिए ना। सही बात है। तो उसको डेटा ही नहीं मिल पाएगा। तो जब डेटा नहीं मिलेगा तो क्या नेक्स्ट इटरेशन करेगा? तो मतलब लैब ही नहीं है, लैब ही नहीं थी। तो आप इमेजिन, मतलब ये रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखा था, आई थिंक हो गया होगा 6 महीना हो गया होगा, रिसेंटली इंडिया ने इसको स्टार्ट करने का किया है कि मतलब वी शुड सेट एल्टीट्यूड विंड टनल्स फॉर टेस्टिंग आवर जेट इंजन्स। ये है ही नहीं इंडिया में। ये है ही नहीं इंडिया में। हमारे इंजन रशिया जाते हैं टेस्ट होने के लिए। अच्छा, वाह भाई वाह। तो मतलब अगर हमने मान लो कुछ बना भी लिया तो भाई मतलब फ्री दे रहे हो आप, एक आप समझ रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिक वो है ही नहीं मतलब। नहीं। तो एरोस्पेस मतलब देखो, मेरी एरोस्पेस में कोई डिग्री नहीं है। मैंने एरोस्पेस जो लर्न किया, मतलब मेरा तो बाय एंथुजियाज्म था और बाय प्रैक्टिकल ही लर्न हुआ है मेरा। तो मतलब इतना ट्रिकी सब्जेक्ट है। सपोज से अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर ये ब्लेड है, राइट, जैसे हम लोग ये ब्लेड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, इस ब्लेड का जो टॉलरेंसेस हम लोग मेंटेन करते हैं 20 माइक्रॉन्स। तो इमेजिन करो, अगर यहाँ पे मैं 10 to 15 माइक्रॉन्स का अगर थिकनेस चेंज कर दूँ, जो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, तो परफॉर्मेंस टोटली चेंज हो जाता है। अच्छा, टोटली चेंज। कितना मतलब फ़र्क पड़ता है? मतलब आप ये सोचो, कई बार तो फ़र्क बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मैं स्लाइटली भी शेप, कुछ क्रिटिकल एरिया से अगर मैंने स्लाइटली शेप चेंज कर दी उतने माइक्रॉन से, तो बेसिकली आपको परफॉर्मेंस में 30-40% का भी इफेक्ट हो सकता है। 30-40% हो सकता है। एरोडायनामिक्स चेंज कर दिया, चेंज हो सकता है। सिर्फ कुछ ही एरियाज में अगर मैं स्लाइट थिकनेस चेंज कर दूं, वो आपको फिजिकली भी पता नहीं चलेगा कि मतलब हाउ कुछ डू चेंज यू कम अप विद दिस आइडियल शेप, मतलब जहाँ पे आप पीक परफॉर्मेंस, पीक एफिशिएंसी पे जाते हो? हाउ डू यू लाइक हिट एंड ट्रायल? इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क, मैं बोलूँगा। यही तो फैसिनेटिंग है, ठीक है। मतलब आप ये सोचो, हमारे पास ना 15 से 20 ऐसे डिज़ाइन है, वो सेम परफॉर्मेंस भी देते हैं, और डिज़ाइन पूरी अलग अलग है, अलग अलग डिज़ाइन से। मतलब यहाँ पे इसलिए का मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, मतलब आप किस एक्सट्रीम से एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, मतलब इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मतलब ये सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे इट कम्स अंडर फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या है कि अभी जो भी हमारे पास, जैसे अभी तो हम CFDs के थ्रू करते हैं, जैसे कंप्यूटर का CFD सिमुलेशंस वगैरह होता है, जहाँ पे हम लोग इसकी पूरा बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हैं, बेसिकली फ्लो कैसे जा रहा है और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज हो रहा है। बेसिकली अगर ये उड़ रहा है तो मतलब इसलिए उड़ रहा है, ऊपर का प्रेशर आपका लो हो गया है, नीचे का प्रेशर आपका हाई है, तो नेट आपको जो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है वो ऊपर साइड का मिलता है। तो सारा गेम वही है, लेकिन उसको प्रेडिक्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि वहाँ पे अब आप ये सोचो कि मतलब आप इमेजिन करो इस रूम में, मतलब यहाँ पे भी अभी टर्बुलेंस हो रहा है एयर का, हमको एयर दिख ही नहीं रही है,
प्रॉब्लम कुछ दिखता ही नहीं है, आप फिर क्या उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तभी तो फ्लूइड डायनामिक्स समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती है स्कूल में तो समझे ना, क्योंकि इंट्यूटिव नहीं है। इंट्यूटिव वो चीज़ होता है जो आपको सामने दिख रहा है कि मतलब आप फील कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ ऐसा कि दिखता ही नहीं है और अंदर ही कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर चल रहे होंगे, फ्लोज चल रहे होंगे। तो ये सब्जेक्ट मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब इस कोई ट्रिकी। मतलब अगर कोई कंपनी, सपोज अगर हम अगर वापस से जेट इंजन के टॉपिक पे जाते हैं, अगर कोई कंपनी फ्रेश है जेट इंजन बना रही है, तो मतलब उसमें क्या है कि डीपर लेवल पे इतनी ज़्यादा निटी-ग्रिटी होती हैं चीज़ें, मतलब इन अ सेंस डिटेल लेवल पे, कि मतलब वो स्लाइटली वहाँ चेंज करेगा, उसको स्लाइटली डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। जो ट्यूनिंग जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। सपोज से अब जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, रोल्स रॉयस जैसे यूएस में और सोवियट्स में, क्योंकि ये दो कंट्रीज़ काफ़ी मतलब आई थिंक एडवांस हैं जेट इंजन, इन्हीं के बीच में जनरली इंजन टेक्नोलॉजीज़ में, राइट। अभी चाइना कैचअप कर रहा है अपना खुद के इंजन से। तो आप इमेजिन करो, इन्होंने इनिशियल 10 to 20 ईयर्स लगा दिए होंगे अपने इंजन्स के बेसिक चीज़ों को ट्यून करने के लिए, मतलब बेसिक, मतलब बड़े लेवल पे, राइट। और जो फाइन ट्यूनिंग के लिए इन्होंने लगाया है, अभी तक इनका फाइन ट्यूनिंग चल रहा है, राइट। मतलब 50-60 ईयर्स अगेन ऑन द फाइन ट्यूनिंग। अभी सपोज से वो तो पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया बिल्कुल। अच्छा, आपने ये देखा है क्या जो कावेरी इंजन के साथ जो कुछ हुआ उनका, कैसे, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे उसमें, राइट। तो कई लोग बोलते हैं कि फंडिंग का भी इशू था, और जैसे आपने कहा हम लैब ही नहीं थी तो टेस्ट कहाँ से करेंगे। तो क्या आपने वो क्लोजली थोड़ा फॉलो किया है या कुछ लोगों से बात की है जो उसमें इन्वॉल्व हों कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ था हमारा जो ये फेलियर हुआ कावेरी वाला? मतलब मेरी जिनसे भी बात हुई है, मतलब उतने हाई लेवल पे तो मेरी बातें नहीं हुई हैं, बट कुछ जगह पे ये मतलब लोग बोलते हैं कि ये फेलियर नहीं है। अच्छा, एक्चुअली ये फेलियर नहीं है। ओके। मतलब लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सिंस इसका जो थ्रस्ट आउटपुट है वो डिज़ायर्ड, जो हमारे जो तेजस को जितना थ्रस्ट चाहिए, सपोज से उसको 100 किलो न्यूटन चाहिए, या फिर बेसिकली इनिशियली तो शायद 85 या 95 किलो न्यूटन्स का कर रहे थे। राइट। तो अगर मतलब एक तो ये चीज़ हो गई, अगर जितना डिज़ायर्ड अगर उतना नहीं मिल पा रहा है तो बेसिकली वो प्लेटफॉर्म पे फिट नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली हमको किसी और प्लेटफॉर्म पे लगाना पड़ेगा। कोई नया प्लेटफॉर्म अगर एग्जिस्ट नहीं करा तो हम बेसिकली फिर उसको बोलेंगे फेलियर है, इन एसेंस का यूज़ नहीं हो पा रहा है, राइट। दूसरा है कि मतलब जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको उड़ना है, सपोज से वो उड़ रहा है सपोज से 11 किलोमीटर और सपोज उसके बियॉन्ड, राइट, और उसका स्पीड है सपोज से 1 मैक और समथिंग, राइट। उस स्पीड पे और उस एल्टीट्यूड पे उसका थ्रस्ट कितना है, अगर वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो अंडर पावर्ड हो जाएगा वो इंजन बेसिकली। फिर फाइनली आ जाता है आपका एफिशिएंसी के ऊपर, कि वो कितना एफिशिएंट इंजन है। तो इन अ सेंस मतलब देखा जाए तो इसमें टेक्निकली ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं, तो मतलब जो ग्राउंड में जो इंजीनियर काम कर रहे हो ना, उनको इसका आंसर एग्जैक्ट पता होगा। हम लोग तो उसको सरफेस लेवल पे बोल सकेंगे, लेकिन ग्राउंड में जो इंजीनियर होगा ना, जो ऑलरेडी इसके अंदर डीपली काम कर रहा है, उसको कई बार चीज़ें पता रहेंगी। जो मान लो जिसने 30-40 साल इस एरिया में काम किया है, DRDO वगैरह में, तो वो बेहतर बता पाएंगे कि कहाँ पे एक्चुअल में फेलियर था या नहीं था। बिल्कुल, उनको ये भी पता होगा कि सॉल्यूशन क्या है। मे बी जो सॉल्यूशन जो हमारा इशू हो रहा होगा सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन और टरबाइन सेक्शन में हो रहा होगा, हाँ, जस्ट इन दैट एरिया, ओके, राइट। और या फिर टरबाइन सेक्शन का कुछ जो ब्लेड का जो मटेरियल होगा, मे बी हम वहाँ पे हमारे पास वहाँ पे हम मटेरियल में इशू होगा, जिसकी वजह से हम लोग वो उस टाइप की ब्लेड्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। बेसिकली इट कम्स ना सिंगल क्रिस्टल कुछ रहता है। तो ये तो मतलब ये तो फेलियर जो है कहीं ना कहीं, मतलब अगर उनको इतना डीप लेवल पे पता है, जो कि किसी भी इंजीनियर को पता होना चाहिए, राइट, एंड वी नो कि वहाँ पे बहुत कैपेबल इंजीनियर्स हैं, राइट। तो ये तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर ना होना और उसकी ऑटोनॉमी ना होना, उसके पास बजट ना होना, एक अल्टीमेटली तो वहीं आ जाती है चीज़। राइट। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ पे ना मतलब फ्रीडम टू फेल होना चाहिए, फ्रीडम टू फेल एंड फेल फास्ट, दैट इज़ द की। क्योंकि जब यूएस और सोवियत के बीच में कंपटीशन था ना, वहाँ पे ये कोई नहीं देख रहा था कि मतलब कि भाई बजट उधर लॉस हुआ, बजट कितना गया, वो नहीं देख रहे थे। उनको ये था कि जल्दी से जल्दी वी नीड टू बीट देम। इट इज़ अबाउट वो गोल पे फोकस थे, राइट, हमेशा गोल पे फोकस। तो सपोर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको फेलियर्स को सपोर्ट कर रहा था कि मतलब आप जल्दी से फेल करो, लर्न करो, नेक्स्ट पे जाओ। क्योंकि ना की इज़ द फेलियर, मैं बताता हूँ। अगर आपको ये पता लग गया कि उस पॉइंट पे फेल हो रहा है ना, आप कंपटीशन से हेड हो जाओगे। आपको पता है कि मैं यहाँ पे ये चेंज कर सकता हूँ। जैसे अभी हम लोग ये ब्लेड बना रहे हैं ना, ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग ने जो ये रूट एरिया है, इसमें हम लोग ने मतलब
हंड्रेड्स ऑफ ट्रायल किए हैं, अब हमको पता है कि क्या चीज़ इधर काम करती है, सिमुलेशन भी किए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपके जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आपको रिजल्ट नहीं देते हैं। अच्छा। करेक्ट। जैसे सपोज अगर हम कॉम्पोजिट सिमुलेशन कर रहे हैं तो इसमें मतलब अब जाके एक्यूरेसीज आपकी 80-90 आएगी परसेंटेज, मे बी स्लाइटली अप, लेकिन क्या है, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड शेप होगा, कॉम्पोजिट से बना होगा, आपको एक्यूरेसी लाना बहुत ही मुश्किल रहता है। ये चीज़ है। तो अब आप सपोज से सिमुलेशन पे भी अगर आपका रिजल्ट नहीं है, तो सिमुलेशन बेसिकली आया, बेसिकली प्रैक्टिकल की कॉन्स्टेंट्स के बाद ही सिमुलेशन आता है, जहाँ पे बेसिक फिजिक्स लगती है, राइट। तो आप इमेजिन करें इन्होंने 1940s में क्या किया, फिर आप सोचिए ना भाई, उस टाइम तो आपके पास हाई एंड कंप्यूटर्स नहीं थे, सही बात है, लेकिन उन्होंने उस टाइम उड़ा दिया। तो मैंने एक और चीज़ है, मतलब जो मतलब जब भी हम लोग रिसेंटली, जब हमने आई थिंक 2022 की बात होगी, जब हमने अपने सबसे बड़ा IPU शोकेस किया था, हमारा आई थिंक 55 या 60 इंच का प्रोपेलर है, बड़ा सा मोटर पे है, वो हमने शोकेस किया था NAL में। हम लोग NAL का आई थिंक NAL डे में गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे हमारी, उनसे बात हुई, तो कुछ साइंटिस्ट एक्चुअली में शॉक थे कि हम लोग ने कर दिया। लिटरली शॉक। ठीक, उनका क्वेश्चन ये था कि मतलब वो, उनका जो, मैंने एक चीज़ अंडरस्टैंड किया, उनका जो माइंडसेट था वो काफ़ी डाउटफुल था। ओके, ये मतलब मटेरियल कैसे कर दिया, कैसे ले लेगा इतना लोड। तो मेरे को वहाँ पे लग रहा था कि वहाँ पे सब लोग ना, मतलब इन अ सेंस उनका जो माइंडसेट इज़ लाइक कि हमारे पास एक थ्योरीज होंगी, वो थ्योरीज में बात कर रहे थे कि कौन सी थ्योरी लगाई। हाँ, तो बेसिकली मतलब वो जो है उनका फेलियर जो है वो दिमाग में ही फेल हो रहे हैं, या मतलब ग्राउंड पे कुछ उतारना नहीं है। यस। और दिमाग में ही सक्सेस हो गई, दिमाग में ही फेलियर हो गया कि यार ये तो चलेगा नहीं। यस, तो करना क्यों है? यस, जब तक आप करोगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि क्यों फेल हो रहा है। यस। तो थ्योरेटिकल नॉलेज ना एक लेवल तक ठीक है, मतलब एरोडायनेमिक्स ऐसी चीज़ है कि मतलब अगर एक थ्योरी है, एक थ्योरम एग्जिस्ट करती है ना, तो मतलब कोई भी बैठ के दुनिया का सबसे बेस्ट ही बना चुका होता है। हाँ बताइए। सही बात है, राइट। अगर वो नॉलेज बुक में होती, एक इक्वेशन में अगर वो नॉलेज होती, तो कोई भी कुछ कर सकता था। आप बोइंग को भी बीट कर सकते थे, उससे भी बेटर डिज़ाइन निकाल सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। इसका मतलब नॉलेज कहीं और है। वो जो नॉलेज है वो होती है ग्राउंड की प्रैक्टिकल नॉलेजेस जो इनके पास है, जिन्होंने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किया है। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये जो भारत का जो अभी स्टैंडिंग है, मतलब जैसे आपने कहा कि पिछले 100 साल के आपने जिस तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं इसका जो ओरिजिन है डिफेंस टेक में है, और डिफेंस की नीड्स की वजह से है। उसी तरीके से न्यूक्लियर का भी हुआ, सब चीज़ों का इंटरनेट भी उसी से। तो ये बताइए कि आज का एरोस्पेस का अगर हम पूरे ओवरव्यू देखें वर्ल्ड का, और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है उस कंपटीशन में, 100 साल का तो हमने वो मौका गवा दिया। चलो मान लेते हैं कि भाई 1950 में एक यंग देश था, नहीं हो पाया, बट आगे ना गवाएं तो एक कम से कम लेट्स स्टार्ट विद कि क्या एरोस्पेस का जो पूरा ओवरव्यू है वर्ल्ड में। तो एरोस्पेस मतलब एक ऐसा स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, मतलब हर चीज़, मतलब डिफेंस के लिए भी क्रिटिकल है, इकोनॉमी के लिए भी क्रिटिकल है, राइट। मतलब द अमाउंट ऑफ, मतलब एरोस्पेस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अलॉट इन दीज कंट्रीज, US वगैरह में, टू देयर इकोनॉमी, राइट। तो अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो अभी तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो अगर हम लोग नहीं, अभी तो है ही कहाँ। हाँ, तो अभी तो है ही नहीं। पीछे तो तब होता है ना आदमी जब रैंक में कहीं हो। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, रुको, मतलब डिटेल में जाने से पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ। हाँ। तो एक तो सिविल एविएशन सेपरेट करते हैं, हाँ। डिफेंस एविएशन सेपरेट करते हैं। इसके अलावा सिविल एविएशन और डिफेंस एविएशन में एक और कैटेगरी ऐड करते हैं, अनमैन्ड की। ओके। तो हमने अनमैन्ड डिफरेंट कर दी, पूरा सेपरेट कर दिया है, हमने मैंड सेपरेट कर दिया है, राइट। तो अगर हम लोग कैटेगरीज को डिवाइड करें, मैंड को हमने सेपरेट कर दिया, मैंड में हमारा सिविल एविएशन हो गया या फिर डिफेंस एविएशन हो गया, और फिर हमारा अनमैन्ड में बेसिकली जो भी ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज है, राइट। अब ड्रोन्स में भी हमारे पास बहुत सारे हैं, मतलब स्मॉल से माइक्रो, मिनी टू हेल एंड मेल, राइट। तो ये भी हमारा ब्रॉड काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। तो अभी अगर सब पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हम लोग ना कोर टेक्नोलॉजीज़ में कहीं पे भी नहीं है अभी तक। अच्छा। ड्रोन्स की, अगर ड्रोन्स की मैं अगर सपोज से अगर मैं हेल और मेल की बात करूँगा, वहाँ पे भी इंजन टेक्नोलॉजी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि हेल और मेल का जो क्लास होता है, मतलब आप इमेजिन करो कि मतलब कुछ 10 सीटर एयरक्राफ्ट के बराबर ही हो गए हो ऑलमोस्ट, या उससे थोड़े से छोटे या उससे थोड़े से बड़े। अब उसमें भी अगर आपको इंजन आपके पास नहीं है तो अगेन अ बिग प्रॉब्लम।
और उसमें जो प्रपल्शन सिस्टम लगता है, इंजन प्लस द प्रोपेलर, मोस्टली ये आपके इधर जेट पावर्ड रहते हैं, छोटे और माइक्रो टर्बाइंस रहती हैं, ये या फिर आपका टर्बो प्रॉप रहता है या फिर टर्बो शाफ्ट, तो ये प्रोपेलर ड्रिवन रहता है। तो ये टेक्नोलॉजीज स्टिल हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें छोटे साइज़ में, राइट, अगर हम लोग बात करते हैं सपोज से कार्गो के लिए 100 kg पेलोड कार्गो के लिए, स्टिल हमारे पास ये ट्रायल्स में है, बट वो टेक्नोलॉजी अभी हम लोग फुली डेवलप नहीं कर पाए हैं यहाँ पे। अभी भी हमारे पास मतलब ये कि फुल इंडिजनाइजेशन नहीं है, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है पूरी इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो मतलब अगर हम और नीचे जाते रहेंगे तो स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज गैप, राइट। अब हम बात करते हैं मैन्ड साइड की, राइट। तो मैन्ड में भी सेम चीज़ है। मैन्ड में तो हमारे पास मे बी फैब्रिकेशन की कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ हम बॉडी फ्रेम वगैरह बना सकते हैं, अगेन विद द जॉइंट वेंचर, बट अगेन इंजन टेक इज़ मिसिंग। तो पूरे इस लैंडस्केप को देखेंगे तो हम अगर इसको टेक्नोलॉजी एंगल से देखेंगे, राइट, तो वी हैव प्रपल्शन, एवियोनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल्स, ये सारा मिसिंग है अभी। इवन एडवांस कंपोजिट्स जिससे आपका एयरफ्रेम बनता है। तो ये 4 से 5 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होते हैं जिनको मिला के आप कोई सा भी सिस्टम बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट स्केल। द थिंग इज दैट कॉम्प्लिकेशन वुड बी डिफरेंट। अगर कोई छोटा सा ड्रोन बना रहा है वर्सेस कोई बड़ा ड्रोन बना रहा है, फंडामेंटल माइट बी द सेम, बट कॉम्प्लिकेशन थोड़ा चेंज होगा, बट अगेन फंडामेंटल रिमेन्स द सेम। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये बोलूँगा कि मतलब अभी इन अ सेंस ड्रोन साइड को मे बी वी आर काइंड ऑफ पिकिंग अप, धीरे धीरे पिक कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ 2016 से, जब हम लोग ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, मतलब जहाँ पे मेरे को पहली बार ड्रोन्स में मैं इन्वॉल्व हुआ, और वर्सेस नाउ, यस थिंग्स हैव मैच्योर्ड। अब बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो कि मतलब खुद के फ्लाइट कंट्रोल्स वगैरह पे काम कर रही हैं या फिर बना भी रही हैं, राइट। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो GCS ग्राउंड स्टेशंस वगैरह डेवलप कर रही हैं, राइट। बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रही हैं, जो GPS डिनाइड कंडीशन के लिए नेविगेशन वगैरह डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ पे यस टेक्नोलॉजी वर्कआउट हो रही है। इसके अलावा जैसे प्रपल्शन की बात करें तो जहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, जो मोटर्स, प्रोपेलर, ये इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। हार्डकोर बोल सकते हैं कि टेक है, हार्डकोर टेक, या प्रपल्शन जैसे आपकी हार्डकोर, ऑलमोस्ट हार्डकोर टेक है। हार्डवेयर इसमें मतलब इज़ लाइक एरोडायनेमिक्स, हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑलमोस्ट बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। और अब अगर हम बात करें मतलब आप उनको समझाइए ना थोड़ा, प्रोपल्शन आप जैसे काम कर रहे हो, प्रोपल्शन वगैरह क्या है ये, अगर एक आम आदमी को समझाना हो उसकी भाषा में। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में झांसी से हूँ, बट मैं उत्तराखंड में रहा हूँ बचपन से, तो मैं मतलब हाइब्रिड हूँ मैं थोड़ा। मतलब झांसी के कोई गांव वहाँ से हो गए? मैं झांसी में महोबा में पैदा हुआ था, मतलब बट मेरा महोबा में किसी बंदे को समझाना है तो कैसे समझाओगे? अच्छा, तो देखो मैं उसको ऐसे समझाऊंगा, आपने कार तो चलाई होगी, है ना, या फिर आपने बाइक चलाई होगी। अब बाइक का ही काम करो, टायर निकाल दो। देख के चलो, कार नहीं तो बाइक पे तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम उसका टायर निकाल देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इंजन भी निकाल देंगे। अब बताओ क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, है ना। अब आप इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। आप अगर ये हीरो होंडा चला रहे हैं या फिर आप रेस ट्रैक पे कोई बाइक चला रहे हैं, उसका टायर अलग होगा, इंजन भी अलग होगा, मे बी फ्रेम का मटेरियल भी अलग हो। अब जो प्रपल्शन होता है, जैसे टायर और इंजन आपकी गाड़ी को मूव करने में हेल्प करता है, राइट। अगर टायर हटा दिया तो गाड़ी मूव, इंजन रहेगा तब भी गाड़ी मूव नहीं करेगा, या फिर इंजन हटा दिया टायर रहेगा तब भी गाड़ी मूव नहीं करेगा। अब इसको अगर हम लोग एरोस्पेस में सोचें, जो चीज़ उड़ रही है उसमें आपने इंजन प्रपल्शन अगर हटा दिया तो मतलब नहीं हो पाएगा कुछ आपसे, मतलब प्लेन आपका उड़ ही नहीं पाएगा। तो मतलब ये आप कोरिलेशन कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जनरली अगर कोई सी भी टीम एयरक्राफ्ट डेवलप कर रही है, मतलब एयरक्राफ्ट सपोज से 10 सीटर, 20 सीटर या 50 सीटर है, या फिर 100 सीटर भी डेवलप कर रही है, उसको सबसे पहली चीज़ जो सॉर्ट करनी पड़ेगी वो है प्रोपल्शन। अगर आपके पास बेस्ट डिज़ाइन है, सब कुछ है, लेकिन उस क्लास का आपके पास इंजन अवेलेबल नहीं है, उस थ्रस्ट रेटिंग का, तो आपको इधर प्लेन का डिज़ाइन स्क्रैप करना पड़ेगा या फिर पूरी टीम बिठानी पड़ेगी जो इंजन आपके लिए डेवलप करे, या फिर रोल्स रॉयस को बोलो कि हमारे लिए कस्टम इंजन डेवलप कर दे, जो कि उनकी टाइमलाइन में भी 10-10 ईयर भी आ सकती है, डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लिकेशन। तो इन अ सेंस इंजन क्रैक किया तो आपके पास फ्रीडम आ जाती है एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने की। तो मतलब यहाँ पे जो मतलब सीक्वेंस है, आपके इंजन टेक्नोलॉजी आप फिक्स करो अपनी, देन यू डिज़ाइन योर एयरक्राफ्ट।
ये चीज़ है। अब जैसे हम लोग एट नॉटिकल विंग्स क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रपल्शन डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद फुल वी हैव द इमेंस पॉसिबिलिटी, मतलब हम किसी को कोई सा भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं ड्रोन्स में। अगर कोई देहरादून में उड़ रहा है या फिर कोई दिल्ली में उड़ रहा है और वो लद्दाख में उड़ना चाहता है तो सॉल्यूशन है, राइट। अगर वो 1 kg उठा रहा है और उसको 500 kg उठाना है तब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये ना, एयरक्राफ्ट जो भी डेवलपर है वो अब पूरा फ्री है, उसको मतलब जो चाहिए हम उस साइज़ का प्रपल्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पहली बार फ्रीडम आई है, इससे पहले ऐसी कोई फ्रीडम थी नहीं। आपके पास सपोज से 5 इंजन है, अगर आप अभी वेबसाइट को ओपन करेंगे जी का या फिर पैट एंड विटनी का ओपन करेंगे तो उनके अगर आप पोर्टफोलियो में देखोगे 5 से 7 इंजन होंगे, फिक्स इंजन। आपको ये उठाना है, उसका थ्रस्ट क्रास का मैच कर लो। अगर आपके फ्रेम जो एयर फ्रेम है उसमें सूट कर रहा है तो बढ़िया है, वरना फिर आपको सूट करवाना पड़ेगा। सो बेसिकली अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो ऑलरेडी अवेलेबल इंजन्स हैं, yes, उसके अराउंड ही आपकी चीज़ें बन रही हैं, yes, क्योंकि वो इतना लिमिटेड टेक है, yes, और वो इतनी मुश्किल से आया है कि आप मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब मेरा एयर फ्रेम ये है उसके लिए इंजन बनाओ, नहीं, इंजन है उसके लिए ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एरोस्पेस में ये थी थोड़ी ट्रिकी ज़्यादा हो जाती है। ऑटोमोटिव में क्या है कि बहुत सारी कंपनीज जो अपने इंजन भी डेवलप करती हैं, जैसे होंडा है, होंडा ने बहुत इंजन अपने जैसे इंजन्स उसने डेवलप किए हैं, राइट। इंजन से उसने बहुत पैसा भी कमाया है, तो लेकिन वो अपनी कार्स भी बनाता है। तो मतलब ऑटोमोटिव में कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रहते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी रहती है, और इसमें स्केल भी है बहुत ज़्यादा, और उसमें इंजन टेक्नोलॉजी मतलब उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप अब वहाँ पे जो बात आ जाती है बेसिकली, अगर एक कंपनी अगर होंडा अगर इंजन प्रोड्यूस कर रही है, वहाँ पे कंपटीशन बेसिकली आफ्टर टेक्नोलॉजी आ जाता है स्केल के ऊपर। कौन सी कंपनी उसको इतने एफिशिएंट तरीके से बना पा रही है ताकि कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में वो जीत पा रही है, क्योंकि वहाँ पे स्केल चाहिए ऑटोमोटिव में। तो जैसे होंडा जैसी कंपनीज अपना फिर इतना ऑप्टिमाइज कर लेंगे फैक्ट्रीज को कि मतलब आपको उनसे प्राइस में कम्पीट करना वुड बी क्वाइट ट्रिकी। ये चीज़ है, तो वो थोड़ा गेम अलग है। मतलब एरोस्पेस का मतलब गेम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक ज़्यादा हो जा रहा है, उसका टेक्नोलॉजी सेंट्रिक थोड़ा कम है, उसका प्रोडक्शन सेंट्रिक भी ज़्यादा उसका ज़्यादा है। वो स्केल पे खेलते हैं, और यहाँ पे आपको इनोवेशन पे खेलना है, yes. क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बेसिक वो सबको पता चल चुका है, लाइक बेसिक पता लग गया, बिल्कुल। ओके, यहाँ पे तो वो क्योंकि बहुत ही हाईली आप ये सोचो, ये तो मतलब कोई अगर गांव में ही बैठा होगा और बाइक का इंजन खोल सकता है, इंजन देख लेगा कैसे काम करता है, राइट। बच्चा भी होगा देख सकता है, लेकिन कोई बच्चा अभी जेट इंजन खोल के बैठ जाएगा जेट इंजन मिलेगा ही नहीं आपको, मतलब इन अ सेंस इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। हाँ, एक ये भी है, जैसे अभी हम जैसे जी का यूज़ कर रहे हैं, राइट, और आई थिंक रफाल में साफरान का होगा मोस्ट लाइकली, ऑफ कोर्स, राइट, वो फ्रेंच है, यस, उनका ही होना चाहिए, यस। तो क्या मतलब हमारे लोगों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश नहीं की होगी उस चीज़ को, मतलब हाउ डिफिकल्ट वुड दैट बी, राइट। या जी का देखा हो जो उनको हमको ऑलरेडी डिलीवरी मिल चुकी है। मेरे को भी यही लगता है मतलब ये तो हो जाना चाइनीज का पहला काम क्या होगा, खोल के देख के उसको वापस बनाना, भाई, राइट। तो ये हम क्यों नहीं कर पाएंगे? दिस इज वेरी स्ट्रेंज। या मतलब ये तो मेरे को भी स्ट्रेंज लगता है, मतलब अच्छा चलो, आपको अगर कल को मतलब एक तेजस का जी का मिल जाए इंजन, तो क्या करोगे आप? पहले सबसे पहले तो खोला जाएगा मतलब हमारे पास मैं तो बचपन से वही करता आ रहा हूँ, जो मिलता है खोलो देखो। मैंने तो प्रैक्टिकली चीजें सीखी हैं, मतलब ना, मतलब जो भी नॉलेज तो हो जाना चाहिए था। मतलब मेरे को ये लगा कि मतलब रिवर्स इंजीनियर शुड हैव बीन डन, बट क्या है ना कि मेरे को ये लगा कि मे बी हमारे पास थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी आ गया और थोड़ा फंड्स वगैरह थोड़े कम, मतलब जो ये होता ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, जैसे मतलब मैं बोला था फेलियर इज़ नॉट अ फेलियर, मतलब फेल फास्ट। वो स्ट्रैटेजी अगर पहले से करते और थोड़ा फंडिंग थोड़ा दबा के दे देते, तो मतलब उनका माइंडसेट होता है कि भाई आज बनाओ, टेस्ट करो, अगले दिन डेटा निकालो और गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड फास्ट। या फिर किसी के पास इंसेंटिव ही नहीं है बनाने का। यस, या इंसेंटिव में ज़्यादा इंसेंटिव है। यस। अब जैसे प्राइवेट है, हमारे पास देखो, मतलब हमारे इंसेंटिव, जैसे मेरी कंपनी में ऐसा है कि मतलब वी टेक क्वाइट क्रेजी रिस्क। जैसे मोटर हमने बनाई, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास कन्वेंशनल मोटर बनाने का चॉइस था, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना था तो कॉपी पेस्ट करना, सप्लाई चेन सॉर्ट करनी थी, और वी वर प्रीटी स्मार्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा टीम है।
मतलब और वी काइंड गॉट ऑर्डर भी मिल गया था कि भाई आप ये रेप्लिकेट कर दो इस टाइप की चाइनीज़ मोटर एंड देन लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग वो कर सकते थे। बट उसमें एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कि यार हम लोग तो मतलब क्या करेंगे, चाइनीज़ ने अगर एक मोटर यहाँ पे रखी, हम क्या करेंगे बस उनके साथ ना कंपटीशन का गेम चलता रहेगा, मतलब वो यहाँ पे हम उनके पीछे पकड़ते रहेंगे, हम कभी भी नया चीज़ कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पे क्या था कि मतलब वहाँ पे अब सपोज से वहाँ पे हमने एक डिसीजन ये लिया, नहीं वी नीड टू डेवलप समथिंग दैट कुड बी स्केलेबल। तो और बिजनेस अगर कोई कंपनी कोई सपोज एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या फिर पब्लिक मतलब बिग ऑर्गेनाइजेशन, जनरली दे माइट नॉट बी एबल टू स्विच फास्ट, इतना बड़ा रिस्की, मतलब आपने पूरा ही हटा के आपने सिर्फ इस पे फोकस किया जो कि रिस्की बेट है। अगर टीम डेवलप कर पाई 4 साल में तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाई तो क्या। तो हमने वो रिस्क लिया, हमने कहा नहीं भाई वी विल डू दैट। और आप ये सोचो कि हमारा जो डेवलपमेंट साइकिल्स था इतना फास्ट था कि विद इन मंथ्स हम लोग कुछ मोटर ट्रायल कर लेते थे। अच्छा, हमने पूरी कंपनी को उस हिसाब से डिज़ाइन किया, मशीनिस्ट इधर होगा, हमारा डिज़ाइनर इधर होगा, सिमुलेशन गाय इधर होगा, मतलब इतना फास्ट लूप में क्लोज लूप करना है। तो ये और मतलब इन अ सेंस अगर हमारी कंपनी है, वी इनिशियली स्पेंड 100% इन R&D ओनली। अच्छा बस आप समझे ना। तो अगर एक्चुअली में ये माइंडसेट अगर आप दे दोगे ना गवर्नमेंट या फिर इनको इंस्टीट्यूट, दे विल डू दैट। तो खुद मतलब ये डिसाइड किया, बट व्हाई, मतलब ये इंसेंट ये क्यों नहीं है, मतलब जैसे बड़ी कंपनियों की भी हमने बात की है, राइट जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर है, मार्केट लीडर्स है, राइट, बट वो भी मतलब अपना इंजन नहीं डेवलप कर पा रहे हैं भाई, मतलब ये दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो क्या हमारे डीएनए में ये R&D नहीं है? लाइक पीपल आर आस्किंग कि अभी भी इतने बड़े प्लेयर होने के बाद भी अगर आप R&D में 10% भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? राइट। तो इसका मेरे को क्या लगता है कि इसका ना पहली चीज़ है कि इसका ना ओवरऑल पिक्चर, जो डिटेल टेक्निकल पिक्चर है वो शायद मिसिंग था। मतलब अगर सपोज से एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, मतलब सपोज से और बिग ऑर्गेनाइजेशन है कोई, मतलब अगर उसका डायरेक्टर है, CEO है, अगर उसको ब्रॉडर पिक्चर नहीं पता है कि टेक्निकली क्या चैलेंजिंग उधर पे, तो शायद वो नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब जैसे मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपके पास एल्टीट्यूड विंड टनल है ही नहीं तो आप कैसे करोगे। मतलब आप इमेजिन अगर उसको उसका यूज़ का मीनिंग, मतलब उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, सपोज उसने पूरी टीम डाल दी है लेकिन उसने कभी ये सोचा नहीं कि भाई एल्टीट्यूड विंड टनल के बिना इसको रिफाइन करना बहुत टफ होगा, कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। अब उसको सेट करने के लिए आपको चाहिए मे बी बहुत हज़ारों करोड़, बहुत कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। जैसे उस टाइम पे ये फंडेड था, US में फंडेड हुआ था, पूरा गवर्नमेंट फंडिंग हुई थी इसमें, राइट। मतलब कांग्रेस ने वहाँ पे फंडिंग करी, वो तो फिर अनलिमिटेड फंडिंग हो जाती है, मतलब इन अ सेंस, राइट। तो क्योंकि उनका तो कंपटीशन चल रहा है तो कांग्रेस वो फंडिंग दे देगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब तक अगर ये पर्सन को ये पता नहीं होगा ना पूरी पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर जनरली होती नहीं, क्योंकि एरोस्पेस ऐसा है, मतलब एरोस्पेस आपका ना ग्रॉसरी शॉप वाला टाइप बिजनेस नहीं है, ये टेक्निकली डोमिनेंट है, तभी ये टफ है। अगर आप ऑयल एंड गैस में घुस रहे हैं, अगर मतलब सपोज से अगर जो भी हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, राइट, अगर हम टाटास की बात करें, जनरली स्पीकिंग कोई भी इंजन वगैरह डेवलप नहीं कर पाया। तो इसका मतलब मेरे पास भी ये क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा मनी थी तो हम क्यों नहीं डेवलप कर पाए। एग्जैक्टली, राइट। अगर मनी भी है तो क्यों नहीं डेवलप कर पाए, राइट। तो मेरे को इसका जो आंसर लगा, मेरे को ये लगा कि ये इतना टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड था, जनरली ये कंपनीज ने ये देखा ही नहीं कि इसका रिवॉर्ड इतना हो सकता है, इनको दिखाई नहीं दिया। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्किल पर्सन थे ही नहीं जिन्होंने ग्राउंड में काम किया होगा, तो ये इतना स्क्रैच से काम करना हो गया कि मतलब वेरी वेरी ट्रिकी टू फॉर एनीवन टू डेवलप दैट। मतलब इमेजिन करो कौन सी कंपनी अपने 15 साल यहाँ पे, अगर सपोज ये 2010 में स्टार्ट करते और इनका बजट सपोज से होता, अगर टाटा बोलता कि नहीं वी विल इन्वेस्ट अराउंड 1000 करोड़ जस्ट ऑन दिस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर, शायद वो पास ही नहीं होता अंदर ही वहाँ पे। एंड दिस इज़ हाउ वील गोना डू दैट। तो इन अ सेंस आप समझे ना, तो ये इतना टेक्निकली चैलेंज था। दूसरा कि आप किस तरीके से अपने जो इनिशियल टीम हायर करते, एक्सपीरियंस तो यहाँ पे था ही नहीं, तो आपको स्क्रैच से वो एक्सपीरियंस लेके आना पड़ता, या फिर आप बाहर से कुछ लोगों को बुलाते, वो यहाँ पे काम करते। तो एक सिनेरियो में पॉसिबल था, अगर कोई एक्सट्रीम रिस्क लेता तो ये पॉसिबल था, कर सकते थे। सो बेसिकली ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें वहाँ से शुरू होती है कि आपको एक पागल बंदा चाहिए, पागल बंदा, बिल्कुल, जो मतलब इनिशिएटिव यस, चाहे वो सरकार में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, और अगर उसने एक बार वो सक्सेस ब्रेक थ्रू कर लिया
तब तक तो उसको गाली देंगे बिल्कुल। लेकिन जिस दिन क्रैक कर लिया फिर वो ऐसा इकोसिस्टम बन जाएगा, बिल्कुल, फिर सारे लोग वही करेंगे, बिल्कुल। फिर ऐसा भी नहीं है कि दूसरा कुछ काम करेंगे ये भी उसी के साथ compete करेंगे कि भाई अच्छा ये कर रहा है तो हम भी यही कर रहे हैं। राइट। मतलब मैं बोलूंगा कि ना इसका ना थ्रेशोल्ड बहुत हाई है, मतलब उस सक्सेस को पाने के लिए जो थ्रेशोल्ड है आपको बहुत हाई जाना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड पे जब आप पहुंचोगे मे बी फेलियर भी हो सकता है लेकिन सक्सेस भी हो सकता है। जैसे हम लोग अभी जैसे ये प्रोपल्शन डेवलप कर रहे हैं, हमको पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी, हम अपने मेगावाट क्लास के इंजन्स कैसे टेस्ट करेंगे। अच्छा, दिस इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। मे बी हम लोगों को टेस्ट फैसिलिटी सेट करनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग क्विकली इटरेट करके डेटा जनरेट कर सकें। तो ये क्या होता है, मतलब क्या अंतर है इसमें इंजन? तो जैसे हम अगर इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक बेसिकली प्रोपल्शन की, तो उसमें क्या होगा, एक आपकी मोटर्स होगी, जैसे हमारे पास सी वाली मोटर है, अगर जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है हमारी, तो वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एक्सियल फ्लक्स डुअल रोटर कॉन्फ़िगरेशन टेक्नोलॉजी, इसको यासा भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास दिस इज अ ट्विन रोटर कॉन्फ़िगरेशन मोटर विद अ योकलेस डिज़ाइन। आपके पास फ्रंट में यू हैव वन रोटर ओवर हियर, एक रोटर इधर है हमारा, एक रोटर हमारा पीछे है। तो ये जो मोटर है, अब ये लगभग हमारी होगी 30 से 40 किलोवाट की मोटर, ये जो मोटर है। अब इसकी जो पावर डेंसिटी जो जा सकती है, मतलब अगर हम किलोवाट पर केजी की बात करें, रफली अराउंड आप 10 to 15 किलोवाट पर केजी और इवन एक्सट्रीम 30 to 40 किलोवाट पर केजी भी जा सकते हो इन मोटर से, राइट। अब ये मोटर हम स्केल करेंगे मेगावाट क्लास, तो अभी जैसे 30 किलोवाट है, नेक्स्ट हमारा होगा 100 किलोवाट, 150 किलोवाट, फिर 500 किलोवाट्स, फिर मेगावाट, मतलब 1000 किलोवाट्स। तो अब जो मैं इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की बात कर रहा था, दिस इज़ द हार्ट। अब इसमें जो फिट होगा वो आपका बेसिकली प्रोपेलर्स होंगे, राइट। अगेन एरोडायनेमिक्स उसमें प्ले आउट होती है, वो इसमें फिट होंगे। नाउ दिस वुड कम्पीट विद द टर्बोप्रॉप। टर्बोप्रॉप इज नथिंग बट अ टर्बाइन इंजन विद द प्रोपेलर, ओके, सेम। सो ये अब उसके पूरे इंजन के साथ ये मोटर कम्पीट कर रही होगी। प्रोपेलर ऑन, जो उसका प्रोपेलर है, जो हमारा प्रोपेलर, वो इसके लिए ट्यून्ड होगा बेसिकली। इसके अलावा इसमें होता है बेसिकली हमारा कंट्रोलर, ये है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स। तो ये कितना हार्ड है इसको बनाना? हमको 4 साल लग गए इसको बनाते। अब जाके हम और इसका मिनीचर चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये जो है ना, ये वर्ल्ड की आई वुड से फर्स्ट स्मॉलेस्ट 12 रोटर मोटर है। अच्छा। यासा कॉन्फ़िगरेशन की, इसमें 2 रोटर्स हैं। मतलब क्रेजी, इट्स अ क्रेजी टेक। मतलब हम मतलब जो भी हमारी टीम है, आम आदमी को कैसे समझाओगे ये? अब मैं आम आदमी को समझाता हूँ। क्या पावर कर सकता है? जैसे ये वाला है, ये वाला आपकी छोटी वाली जो हैचबैक है उसको पावर कर देगा उसकी। अच्छा। उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी ये मोटर। और अगर मैं लेके रोड पाट देंगे छोरे हैं और अगर मैं इतना साइज कर दिया, इससे जस्ट डबल साइज, मतलब आप सोचो जो हैरियर है उससे भी ज़्यादा पावरफुल वो मोटर हो जाएगी, जो उसका पूरा इंजन है। अच्छा। हाँ, स्लाइटली इलेक्ट्रिक, ऑल इलेक्ट्रिक, और स्लाइटली उससे भी थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। सपोज से मैंने इसका 3 गुना कर दिया इस मोटर का। वो आपका बेसिकली जो भी आपका फॉर्च्यूनर से भी अपर क्लास है, स्लाइटली अपर क्लास, उससे भी ज़्यादा पावरफुल मोटर रहेगी वो। बट यू कैन स्केल इट, मतलब अब आपने ये बना लिया तो आप 3 गुना 4 गुना भी बना सकते हो इजीली। अच्छा। अभी हम ऑलरेडी इस पे बड़ी साइज पे काम कर रहे हैं। और इसका दूसरा फीचर स्टैकेबिलिटी। ओके, स्टैक कर सकते हैं। एक मोटर इधर है, एक मोटर आप इधर पे लगा सकते हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ जो हमारी स्टैक्ड सिस्टम है जो। तो सपोज से आपको ट्रिपल पावर चाहिए तो आप स्टैक कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं, जैसे मेरी गाड़ी है, अगर मैं उसको मतलब कुछ मॉडिफाई करके आपके इस इंजन पे चला सकते हैं उसको? कर सकते हैं। अच्छा। तो ऑलरेडी कुछ कंपनीज कर रही हैं, जैसे अभी मर्सिडीज है। मर्सिडीज की जो लेटेस्ट कार्स होंगी, वही कंपनी है दैट्स कॉल्ड यासा, YASA। तो आई थिंक ये 2010 की कंपनी है। तो इन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी थी उस टाइम पे, यासा टेक्नोलॉजी। यासा में बेसिकली क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि जो आपका स्टेटर होगा, मतलब मोटर में क्या होता है, 2 चीज़ रहता है आपका। ये रोटर हो गए जो घूमता है, स्टेटर मतलब जो स्टेशनरी रहता है। तो स्टेटर में जनरली क्या होता है कि स्टेटर में आपके पास एक योक होता है, जो कि स्टेटर का वो बेसिकली इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म का पार्ट होता है, जो कि फ्लक्स को पास क्लोज लूप देता है आपके सर्किट को। जैसे आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है सेल में,
वैसी मैग्नेटिज्म में क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ रहता है, तो उसको क्लोज करना पड़ता है आपको सर्किट को। तो उसमें योक रहता है। योक क्या होता है, योक की वजह से पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। वो वाली मोटर्स बनाना ईजी है। अच्छा, योकलेस में या योक ही नहीं होता है, उसमें इंडिविजुअल रहेगा अंदर, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसका स्ट्रक्चरल कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, कूलिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसने ये ट्राई किया आपने किसी गाड़ी वाड़ी में? अभी लगा देंगे। अभी हमने इसको चलाया है चंगला पे। अच्छा, चांगला में, लद्दाख में इसको रोटेट किया है। हाँ। तो ये मतलब ये जो मोटर है ना, आपको लिफ्ट लगभग दे देगी 100 से 150 kg। अच्छा, इसमें जो साइज़ का प्रोपेलर जाएगा, मैं सिर्फ अगर लिफ्ट की बात करूँ, मतलब कितना आपको लिफ्ट मिल सकता है, 100 से 150 kg तक का लिफ्ट मिल सकता है। समझा दो यार थोड़ा लोगों को समझ में। तो अगर कोई सपोज से किसको लिफ्ट करा रहे हो आप, वो थोड़ा तो बताना पड़ेगा। अब लिफ्ट में आपके पैसेंजर भी हो सकते हैं, कार्गो भी हो सकता है। तो एक एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है ईवीटो, एयर टैक्सीज। ठीक है। तो एयर टैक्सी मतलब जैसे आपका सिटी के अंदर ट्रैवल के लिए, जैसे काफ़ी सारी कंपनीज एयर टैक्सी डेवलप कर रही हैं, तो एक पोटेंशियल यूज़ केस तो इसका उधर है। दूसरा आपका हो गया लॉजिस्टिक्स में। अगर सपोज से हम लोग मतलब जैसे हम लोग अभी लेह और लद्दाख की वहाँ के ट्रिप करके आए, तो बिगेस्ट चैलेंज वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो आर्म्ड फोर्सेस को फेस करना पड़ता है कि मतलब आपको कार्गो को ग्राउंड से या बेस स्टेशन से आपको अपनी पोस्ट पे पहुँचाना है। और पोस्ट आपकी सपोज से 1 किलोमीटर हाइट पे है। सपोज से अगर आपका बेस 3000 मीटर पे है, पोस्ट अगर आपकी 5000 मीटर पे है, तो वो पहुंचाना एक चैलेंजिंग चीज़ है। अभी वो अगर आप रास्ते के मतलब अगर आप रोड के थ्रू जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा है कि बर्फ़ वगैरह गिर जाती है तो क्लोज जाती हैं रोड्स, वो भी बड़ा चैलेंज है। तो वहाँ पे आपको ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो कि मतलब 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400, 500 kg उठा सके और वहाँ पे आइटम ड्रॉप कर सके। तो राशन हो गए आपके, और कई बार एम्यूनिशन भी हो सकता है। ये तो मतलब इन वॉर सिचुएशन वेरी वेरी क्रिटिकल। इससे तो क्रिटिकल कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं अगर आप इसको जल्दी कर दो। यस। तो एक इसका मतलब ये बेसिकली जो भी सिस्टम बनेगा उसका हार्ट रहेगा, जो कि उसको लिफ्ट ऑफ कर सकता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब आप सिर्फ 100-200 kg पे रुक रहे हैं, आप 500 kg, अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये है। तो मतलब अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर दी हैं इसने एरोस्पेस सेक्टर में। अब इसके अलावा मरीन में भी ऑप्शंस हैं इसके। तो मरीन प्रपल्शन मतलब अंडर वाटर प्रपल्शन कैन बी इन सबमरीन प्रपल्शन, सबमरीन्स के लिए। और जो आपकी बोट्स होती हैं या फिर यॉट्स होती हैं, इलेक्ट्रिक यॉट्स, तो उसमें भी आपका इसका यूज़ केस रहेगा। तो जैसे अभी वो टेस्ला वेस्ला के मोटर है उसके कंपेयर करें तो उनका जो यूनिकनेस है, और जैसे BYD भी कर रही है, यस। तो इनके मतलब उसको कम्पीट करेगी? यस, उससे बेटर है क्या टेस्ला से बेटर है, बिल्कुल नंबर से। अच्छा, क्या नंबर्स, थोड़ा नंबर बताओ। देखो टेस्ला, देखो हम लोग जब बात करते हैं ऑटोमोटिव में, हम लोग पावर ट्रेन की बात करते हैं। हाँ। पावर ट्रेन में आपका हर चीज़ आ जाता है। मतलब पावर ट्रेन आप ये समझो कि आपको बस टायर लगाने हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ ही सॉर्टेड। मतलब आपकी मोटर्स होगी, मोटर के इन्वर्टर हो गया, आपके पूरा कूलिंग सिस्टम जो भी है उसका कंट्रोल यूनिट, तो जनरली, और अगर उसमें गियर बॉक्स लग रहा है तो गियर बॉक्स भी है, मतलब पूरा एक सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम। उसके बाद आपको सिर्फ टायर ही घुसाने हैं। तो हम अगर पावर ट्रेन टू पावर ट्रेन कंपेयर करेंगे, जैसे अभी लूसिड है, लूसिड एक और US बेस्ड कंपनी है लूसिड, तो उसने वो कम्पीट कर रही है टेस्ला को। उसने अभी टेस्ला के जो भी किलोवाट पर केजी नंबर्स हैं क्रॉस कर दिया। आई थिंक टेस्ला का मे बी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मे बी 3 to 5 के बीच है, 3 to 5 किलोवाट पर केजी। लूसिड इज समवेयर अराउंड 10 किलोवाट, 10 to 12 किलोवाट। हाँ, 3 times मोर वो पहुँच रहे हैं। या नंबर्स आप क्रॉस वेरीफाई करना, बट लूसिड इज क्वाइट अहेड। इसके अलावा रिमैक है, रिमैक जो कि चेक यानी क्रोशियन कंपनी है। रिमैक भी इलेक्ट्रिक वो बना रहे हैं, जिनका आई थिंक बुगाटी के साथ पार्टनरशिप हुआ था रिसेंटली। तो अभी लूसिड के नंबर्स काफ़ी बेटर है, इवन बेटर देन टेस्ला इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेन डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि सारा गेम एनर्जी डेंसिटी का, मतलब आप कितनी कम वेट में कितना ज़्यादा पावर दे सकते हो। अब उसे इफेक्ट क्या होता है, ये ना एक चेन इफेक्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने 5 kg वेट कम कर लिया आपकी कार से, तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन भी आपका ईजी हो जाएगा, राइट। और
और आपको जो पावर जो लगेगा गाड़ी को एक्सेलरेट करने के लिए आपको थोड़ा कम चाहिए होगा, मतलब ये इट्स अ बेसिक फिजिक्स। तो उससे आप क्या कर सकते हो, बैटरीज जो है आप थोड़ी सी रिड्यूस कर सकते हो, तो बैटरी से भी वेट कम हो गया, तो आपको और तो सारा गेम ना जो हाइपर कार्स हो जाती हैं, फिर सुपर कार्स होती हैं, या फिर मतलब हाई एंड कार्स होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ बहुत क्रिटिकल होता है, कॉम्पिटिशन बहुत टाइट है वहाँ पे कॉम्पिटिशन इन नंबर्स पे चल रहा होता है कि भाई मेरे को इतनी रेंज मिल गई, उसकी वजह से रीज़न ये होगा अंदर जाके। जो हमारी इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो कौन सा क्या यूज़ कर रही हैं, जो इंजन्स मतलब सॉरी मोटर जो है इलेक्ट्रिक तो वाली, इनके जो जैसे ये वाली होगी हमारी परमानेंट मैग्नेट बेस्ड मोटर्स हैं। अब जैसे PMSM हम इनको बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स। और इसमें भी हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाली है। तो ये वाली जो कैटेगरी है वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब मोस्ट एडवांस और आई वुड से मोस्ट पावर डेंस कैटेगरी है। अच्छा। इस सेगमेंट की कॉम्प्लिकेटेड टू मैन्युफैक्चर है। तो इसके अलावा जो दूसरी कार कंपनीज होती हैं वो बेसिकली उनकी कन्वेंशन रेडियल आती, जैसे एक्सियल है, एक्सियल में क्या हो गया आपका जो रोटर हैं, अब जो इट्स बेसिकली आपका ना फ्लक्स का जो डायरेक्शन रहता है मैग्नेट्स का, तो इसमें आपका एक्सियल ही होता है। रेडियल मोटर्स में क्या रहेगा, जैसे इसमें अगर मैं समझाऊँ, छोटे वाले से समझाता हूँ, जैसे एक्सियल फ्लक्स मोटर में हमारे पास जो मैग्नेट है वो यहाँ पे है, सरफेस पे है। जो इनका जो अब एक मैग्नेट इधर है, एक मैग्नेट हमारा इधर है, पीछे की साइड को है, जो इनका डायरेक्शन है फ्लक्स का ये है, राइट, और रोटेशन का डायरेक्शन हमारा ये है, करेक्ट। रोटेशन के डायरेक्शन से आपका मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर टाइप का, राइट। रेडियल में क्या होता है, मैग्नेट यहाँ के बजाय आपके साइड में होते हैं, रोटस, ये रोटेशन की डायरेक्शन के पैरेलल, हाँ पैरेलल, आप वैसे ही समझो, उसी डायरेक्शन में रहेंगे, राइट। तो अब ये जो रेडियल मोटर्स हैं वो जनरली मोस्ट ऑफ ऑटोमोटिव में यूज़ होती हैं। इवन टेस्ला की जो मोटर्स हैं उन वो भी परमानेंट मैग्नेट बेस्ड कुछ यूज़ करते हैं, कुछ उनकी इंडक्शन बेस्ड भी है बेसिकली। तो वो जैसे उनका साइबर ट्रक है, अगर साइबर ट्रक में देखोगे पीछे की शायद 2 मोटर्स अलग हैं, आगे की एक मोटर अलग है। अच्छा। तो उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम डाला हुआ है। लेकिन अब जो परमानेंट मैग्नेट बेस्ड जो मोटर है उसमें उनकी टेक्नोलॉजी एक्सियल टेक नहीं है, उनकी रेडियल टेक्नोलॉजी है। तो उसमें क्या मतलब प्रैक्टिकल क्या डिफरेंस है? रेडियल में आपका फंडामेंटल डिज़ाइन थोड़ा मोटर का चेंज हो जाएगा। अब उससे आपको ना एनर्जी डेंसिटी उतनी हाई नहीं मिल पाएगी रेडियल में। ओके। एक्सियल में क्या है, आपको एनर्जी डेंसिटी स्लाइटली हाई मिलेगी, और दूसरा एक और चीज़ हो जाता है टॉर्क एडवांटेज। कुछ ऐसी मोटर हैं जैसे लूसिड ने जो मोटर डेवलप करी, उन्होंने रेडियल मोटर जो डेवलप करी उसकी पावर डेंसिटी काफ़ी हाई है, उन्होंने डेवलप किया आई थिंक समवेयर अराउंड 10 to 12 किया है। तो वो कम्पीट कर रही है एक्सियल के साथ। बट एक जो एडवांटेज एक्सियल के पास रहता है वो होता है टॉर्क डिलीवरी। टॉर्क मतलब सपोज से मतलब कितना ये रोटेटिंग फोर्स आउटपुट दे रहा है। रेडियल में जनरली आपका क्या होता है, टॉर्क डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है टॉर्क। तो उससे क्या होता है, आपको गियर बॉक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं जो एक एडिशनल चीज़ होगी। यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, डायरेक्ट ड्राइव का। मतलब आपको बीच में कुछ गियर बॉक्स लगाने ही नहीं पड़ेंगे, आप डायरेक्टली इसको अपने व्हील से कनेक्ट कर सकते हो बेसिकली। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है एक्सियल फ्लक्स टेक्नोलॉजी का। तो मैं जो आपको ये एनर्जी डेंसिटी बोल रहा हूँ 10 to 12, ये तो काइंडा मतलब इनके लिए स्टार्टिंग है, इन मोटर्स के लिए स्टार्टिंग है, बट ये जा सकती हैं आपकी 30-40 तक भी। ओके। ये तो अभी जैसे यासा है, यासा ने अभी रिसेंटली कुछ तो अनाउंस किया है, उन्होंने क्रेजी नंबर्स वर्ल्ड में अभी अनाउंस किए। आई थिंक बियॉन्ड 50 शायद कुछ बोला है उन्होंने, 40 किलोवाट पर, मे भी उससे स्लाइटली हायर, वो नंबर मेरे को देखना पड़ेगा। तो बट इन मोटर्स में आपके पास डायरेक्ट एडवांटेज जो आता है रेडियल मोटर्स के साथ। ये तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें जैसे इलेक्ट्रिक कार्स की, जो आज की टेस्ला है, जो आज की जो ये और सारी जो हमारी वाली महिंद्रा टाटा वाली जो है, तो अगर उस मोटर की बात करें या जो 10 गुना ज़्यादा पावर वाली है, राइट, उसमें क्या अंतर आएगा? तो मतलब देखो कार की कैटेगरी आपकी बदल जा रही है। मतलब एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब वो वाली गाड़ी होगी आपकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन इज सुपर्ब। जीरो, अब जैसे हर कोई जो भी कार कंपनी होती है अपनी मार्केटिंग जनरली कैसे करती है 0 to 100 कितने सेकंड्स में, मतलब वहीं से उनका ना ब्रांडिंग हो जाता है। जैसे BYD ने अभी शायद हाईएस्ट स्पीड अटेन करी है, आई थिंक 400 समथिंग उसने किया है अभी BYD ने, वर्ल्ड की है हाईएस्ट स्पीड। तो अब इसमें 2 चीज़ हो, एक तो होगी एक्सेलरेशन, दूसरा हो गया टॉप स्पीड। टॉप स्पीड के लिए आपको पावर चाहिए, मतलब विदाउट पावर टॉप स्पीड जा ही नहीं पाओगे। तो आपको मोटर आपको बहुत पावरफुल चाहिए, लेकिन आपको मोटर का वेट भी, पूरी ओवरऑल कार का वेट भी आपको कम रखना है, राइट। एरोडायनामिक्स कैसे होना चाहिए। तो वहाँ पे ये परफॉर्मेंस मोटर टोटली डिफरेंट हो जाती है उन कार्स के लिए। अभी ये जो हम नॉर्मल जैसे हम लोग EVs चला रहे हैं यहाँ पे, हमको तो सिटी में ड्राइव करनी है, वहाँ पे हम बहुत हाई एक्सेलरेशन भी नहीं कर सकते हो, तेल का पैसा बचाना है उधर तो
वो दूसरी परफॉर्मेंस चाहिए। यस यस यस, उसमें आपको बस आराम से जाना है, आराम से एक्सेलरेट करना है, आराम से डीएक्सेलरेट होंगे आप, और टॉप स्पीड आप कभी अटेन करोगे नहीं। तो वैसे इनका थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, और मतलब इन अ सेंस जो आप स्केलिंग का बोल रहे थे ना, जैसे छोटे साइज से बड़े साइज की मोटर्स में, अब अगर हम लोग इन मोटर्स में एडवांटेज ये रहेगा, सपोज से अगर आप ना इसका पावर बढ़ा रहे हो, अगर आपको जैसे अगर आप टेस्ला की अगर हाई एंड कार्स देखोगे तो उसमें जैसे मोटर की जो किलोवाट होती है, मे बी 500 किलोवाट्स की मोटर होती है, काफ़ी पावरफुल मोटर्स हो जाती है, 300 to 500 होगा मे बी। तो अब उस पावर रेंज की जब आप बात करो तो उसमें वेट मैटर करता है, क्योंकि आप इतनी पावरफुल मोटर बना रहे हो तो उसका वेट आपको रिड्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा उस टाइम पे। अगर सपोज से कोई कंपनी बना रही है सपोज से 50 to 100 किलोवाट की मोटर, वो तो कॉम्पैक्ट, मतलब इन अ सेंस वहाँ पे उतना वेट डिफरेंस आपको लगेगा नहीं ओवरऑल कार के वेट से वहाँ पे। लेकिन आप जब बड़े उस कैटेगरी में बात कर रहे हो 500 या मे बी मेगावाट क्लास इंजन की, वहाँ पे वेट मैटर्स अलॉट, ये चीज़, क्योंकि आप परफॉर्मेंस की तरफ आप देख रहे हो। तो फिर वहाँ पे आपको R&D इनोवेशन उसमें करना पड़ेगा कि आप उसको इतने कॉम्पैक्ट में किस तरीके से सेम पावर को डिलीवर कर सकते हो। राइट। तो ये तो हमारी बात होगी हमारे मतलब ये ऑटोमोटिव में। लेकिन ऑटोमोटिव में कार्स के अलावा अगर हम ट्रक्स की बात करें, लॉन्ग हॉल ट्रक्स, मतलब जो कि मतलब आपके टन्स में कार्गो लेके जा रहे हैं, तो ट्रक्स में जनरली क्या होता है, अगर आपको मतलब अगर आपका ट्रक का वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब आप सपोज से 10 टन 15 टन लोड लेके जा रहे हो, राइट, अब उसमें एक्सेलरेशन के लिए आपको टॉर्क बहुत हाई चाहिए, क्योंकि भारी हो गया ट्रक, मतलब आपको धक्का बहुत लगाना पड़ेगा। आप सोचे ना, पुल फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए उसको एक्सेलरेट करने के लिए, वहाँ पे ये मोटर आती है, क्योंकि इनका टॉर्क बहुत हाई रहता है। मतलब आप ये सोचो कि 3 to 5x इनका टॉर्क जा सकता है इन मोटर्स का, कन्वेंशनल मोटर से। तो आपको ये एडवांटेज देंगी एक्सेलरेशन। तो वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन इन ऑटोमोटिव फॉर दीज मोटर्स वुड बी दीज टाइप ऑफ आइदर परफॉर्मेंस या फिर हैवी वाला। यस। तो स्पीड एंड पुल या राइट। इंटरेस्टिंग। तो अभी आप काफ़ी ड्रोन्स वगैरह पे और ये सब काम कर रहे हो, तो एरोस्पेस में भी जनरली ये बोला जाता है, और खासकर ड्रोन्स में तो चाइना बहुत आगे माना जाता है हमसे। राइट। तो और एक जो ये है कि भाई इंडिया में भी जो बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चाइना का ही माल है। यस। चाहे मतलब आप ईवी का कोई भी बात कर लो, राइट। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऑयल से यहाँ पे भी जाते हैं ईवी में, तो मतलब बेसिकली मिडल ईस्ट या और जो कंट्रीज हैं वहाँ से डिपेंडेंस छोड़ के हमारी चाइना पे आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली नॉट जस्ट रॉ मटेरियल, वो रोक सकते हैं कभी भी, बट जो बनी बनाई चीज़ें वो भी यहाँ पे आके स्क्रू ड्राइवरी हो रही है तो मेनली। तो वो कितना बड़ा चैलेंज है जब आप अपने सेक्टर में देखते हो तो, राइट, खासकर डिफेंस के लिए। डिफेंस या तो अगर मैं ड्रोन स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, मतलब ड्रोन, अब जो कंपनीज ड्रोन बना रही हैं, क्योंकि हम लोग भी जब पहले ड्रोन बना रहे थे, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ हम भी चाइनीज़ यूज़ करते थे। मतलब सपोज अगर हम मोटर यूज़ कर रहे हैं वो भी चाइनीज़ है, अगर हम प्रोपेलर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी चाइनीज़ है, अगर हम फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं वो भी चाइनीज़ है, और कई बार तो एयर फ्रेम यूज़ कर रहे हैं वो भी चाइनीज़ है, जो स्टैंडर्ड इनके आते थे। तो हम करने वाले इंडिया ने तो हमने इधर असेंबल किया। बट इन अ सेंस कि अभी थोड़ा इंडिजनाइजेशन पे पुश चल ही रहा है। तो मतलब अगर मैं रिस्क की बात करूं तो मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, मतलब ड्रोन सेक्टर में, इट्स वेरी वेरी रिस्की। क्योंकि अगर आप कोई सी भी कंपनीज मतलब इंडिया में उठा के देखो, मतलब बहुत सारी कंपनीज अभी भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट चाइना से ही ले रही है, कुछ ना कुछ। सपोज से अगर जैसे हम लोग अभी प्रोपल्शन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, प्रोपेलर्स एंड मोटर्स, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आपके फ्लाइट कंट्रोलर्स हो गए, छोटे छोटे चीज़ें, राइट, आपके ESCs हो गए, मोटर के भी कंट्रोलर होता है वो हो गया, आपका नेविगेशन सिस्टम हो गया, राइट, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए, वो भी अभी मतलब बेसिकली चाइना से ही आता है। कम्युनिकेशन या बेसिक RF कम्युनिकेशंस वगैरह। तो अब चैलेंज ये है कि मतलब हम मतलब अभी किस लेवल से इसको सॉर्ट करें और किस कंपोनेंट से इसको सॉर्ट करें। अब सपोज से अगर एक ड्रोन लेह और लद्दाख या बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पे उड़ रहा है, तो अभी कुछ केसेस तो ऐसे भी रहे हैं कि मतलब चाइनीज़ कंपनीज़ ने हमारे ड्रोन्स के ऊपर टेक ओवर कर लिया। मतलब व्हाट? तो वो ड्रोन चाइना ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। लेह लद्दाख में उड़ रहा है, मतलब अगर चाइना बॉर्डर में उड़ रहा है, हमारे एरिया के अंदर ही है, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया,
इन अ सेंस कंट्रोल, हमने कंट्रोल लूज किया, ड्रोन उधर गया है और वहाँ जाके लैंड हुआ है, या फिर क्रैश लैंडिंग हुआ है, वो लोग शायद लैंड नहीं करवा पाए थे, तो ये कुछ ये तो अब ये जो दिस इज क्रेजी राइट, दिस इज बट हाउ डू दे डू दैट, मतलब वो कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? अब ये तो आपका बेसिकली अब आपका एक कम्युनिकेशन रिलेटेड, अच्छा वो कंपोनेंट अगर चाइनीज है मतलब दैट इज बेसिकली वो हो गया ना कि मोस्ट क्रिटिकल कि हैक कर लिया, यस वो हैकेबल पार्ट, वो तो हमको इंडिजिनस करना ही पड़ेगा। यस वो करना ही पड़ेगा। तो जैसे कम्युनिकेशन के उन्होंने टेक ओवर कर लिया, तो ये क्रिटिकल एरिया हो गया जहाँ पे हम लोग को फुल लोकली वो चाहिए, क्योंकि आपको फिर ना इसमें स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा पूरा चिप लेवल से, चिप लेवल हो गया, फर्मवेयर हो गया आपका, तो इसमें मतलब काफ़ी डीप लेवल पे स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। सपोज से मतलब बग तो कहीं पे भी हो सकता है, एक अगर आप पूरा एक कंट्रोलर देखोगे या फिर एक पूरा सर्किट बोर्ड देखोगे, तो कुछ ना कुछ डाल के ही बेच रहे होंगे पक्का कि ये उधर जाएगा। यस एंड दे वुड नो आल्सो राइट कि कौन सी कंपनी है जो इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रही है, राइट और उनको खासकर किस टाइप का कंट्रोलर और ये सब सिस्टम्स देने हैं। राइट आई एम श्योर दे वुड नो। बिल्कुल मतलब जो भी कंपनीज मतलब बॉर्डर एरियाज में हमारे ड्रोन्स मतलब अगर डिप्लॉय कर रही हैं, तो इन अ सेंस अब अगर चाइनीज़ को आइडिया है, सप्लाई किया है, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली रिस्क तो हो ही जाता है, खरीदने की जरूरत ही नहीं है फिर, वो तो हमारे ड्रोन से सारी फुटेज ले लेंगे और ड्रोन क्रैश करा उधर चले जाएगा। तो ये इंसिडेंट हुए हैं, तो मतलब अब जाके मतलब अभी डिफेंस में स्क्रूटनाइजेशन टाइट हुआ है। अच्छा। कि मतलब पहले तो हम लोगों ने जैसे मेजर कंपोनेंट से स्टार्ट किया जो कि विजिबल होते हैं, मतलब प्रपल्शन तो विजिबल कंपोनेंट हो गया आपका, राइट, वो सामने दिख रहा है। अब जैसे आपके इनविजिबल कंपोनेंट आपके माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए नीचे, राइट, जो कंट्रोल कर रहे हैं, अब उस पर भी थोड़ा स्क्रूटनाइजेशन स्टार्ट हुआ है कि मतलब हमको इनको भी इंडिजिनाइज करना है ताकि इस टाइप की मिस्टेक्स दोबारा ना हो, कि मतलब उन्होंने हमारे ड्रोन्स को टेक ओवर कर लिया, या फिर हमारे यहाँ से कुछ डेटा उधर पे जा रहा है, लाइव डेटा कुछ जा रहा है इनसे, लाइव जा सकता है क्या? पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये एक चीज़ तो मतलब इन अ सेंस अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो मतलब हम लोगों को ड्रोन्स में जो भी कंपोनेंट लेवल है, जब तक हम ये पूरा इकोसिस्टम इधर डेवलप नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ ना कुछ थ्रेट तो हमेशा रहेगा ही। सपोज से अगर हम हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करते हैं, राइट, सपोज से प्रपल्शन की बात करें, तो इन अ सेंस अगर सपोज से एक ड्रोन है जो हमने डिप्लॉय किया है लॉजिस्टिक्स के लिए, अब उसका जो प्रपल्शन है वो सप्लाइड बाय एक चाइनीज़ कंपनी है, तो आई थिंक एवरीबडी वुड बी फैमिलियर, मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे कौन सी कंपनी है, सब लोग वही यूज़ करते हैं। ड्रोन जो बनाती है? नहीं वो ड्रोन नहीं बनाती है, वो कंपोनेंट बनाती है। अच्छा। ड्रोन तो ऐसे DJI हो गया आपका, अच्छा, राइट। लेकिन दूसरी कंपनी है जो कंपोनेंट बनाती है, हर किसी को सप्लाई करती है, ऑलमोस्ट बिगेस्ट इंडिया में सबको इसी का यूज़ करते हैं। तो अब इमेजिन करो अभी रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपोर्ट बैन लगाया था कुछ डुअल यूज़ टेक के ऊपर, उसमें इस कंपनी का भी नाम लिया गया था। अब उससे क्या हुआ कि मतलब यहाँ के इकोसिस्टम थोड़ा अटक गया, क्योंकि अब इनको कंपोनेंट नहीं मिल रहे ड्रोन बनाने के लिए, जो इंडिया की कंपनीज हैं। अब इनको इधर दे आर बाईपासिंग थ्रू सम अदर कंट्रीज एंड ट्राइंग टू ब्रिंग इन, मतलब घुमा फिरा के लेके आ जा रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं है। ये चीज़ है। तो मतलब एक तो आपको मतलब सोचो कि वॉर केस में आपको सपोज से 100 ड्रोन अचानक से डिप्लॉय करने हैं, आपका हार्डवेयर ही नहीं, आप कैसे करोगे? सही बात। तो एक तो ये चैलेंज हो गया, राइट। अगर आप कोई नया सिस्टम बना रहे हो और अगेन नए सिस्टम के लिए आपके पास लोकल डेवलपमेंट नहीं है, तो आप कैसे डिप्लॉय बना ही कैसे पाओगे? तो मतलब सिक्योरिटी थ्रेट आपका बेसिकली विजिबल कंपोनेंट से भी है जो कि प्रपल्शन हो गए, और इनविजिबल कंपोनेंट से भी है जो कि आपके चिप व ICs वगैरह कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, जहाँ पे ये लोग बेसिकली वहाँ से इंटरफेयर कर सकते हैं। ये है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हो सकती हैं, मतलब ये मतलब इतने छोटे लेवल पे तो नहीं होगा, ये थोड़े बड़े लेवल पे होता है। जैसे स्टेल्थ हो गया आपका, अगर हम स्टेल्थ की बात करें तो मटेरियल और ज्योमेट्री डिपेंडेंट होता है, राइट। तो वहाँ पे हम बात कर रहे होंगे काफ़ी बड़े एयरक्राफ्ट के बारे में, तो उसमें मटेरियल्स क्रिटिकल हो गए, राइट। अब जैसे हमारा जैसे प्रोपल्शन अगर हम लोग बना रहे हैं या फिर हम किसी का एयरफ्रेम वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे अभी कॉम्पोजिट टेक्निक्स हैं, मतलब काफ़ी एडवांस्ड कॉम्पोजिट टेक्निक्स है जिससे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड शेप वगैरह भी बना सकते हैं। अब वहाँ पे अगर हम किसी कंपनी को कुछ रडोम या फिर किसी और पैनल मतलब उसके स्ट्रक्चर का कोई पार्ट दे रहे हैं जहाँ पे RCS इज़ क्रिटिकल, मतलब रडार क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर उसका जो भी एब्जॉर्प्शन हो गया आपका, जो भी वो लोग वेव भेज रहे हैं, राइट, ताकि वो विजिबल ना रहे रडार के ऊपर। तो
अगर हमने उधर पे राइट मटेरियल यूज़ नहीं किया तो उनको पता लग जाएगा। दूसरा ये होगा कि अगर हमने वहाँ पे मटेरियल यूज़ किया है तो उसका जो डेटा होता है, क्रिटिकल डेटा जो रहता है, इन अ सेंस कि जब राडार स्कैन करेगा वो एक स्पेसिफिक उसका वो बनेगा, सिग्नल बनेगा, ट्रैकिंग होएगा, राइट। उस सिग्नल का मीनिंग हमको ही पता होगा, इस सिग्नल का मीनिंग ये है। आप समझे ना। तो अगर हम ये हार्डवेयर कंपोनेंट में भी अगर उनके ऊपर डिपेंड हो गए तो उनको चीज़ें पता रहती हैं, फिर वो क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं मतलब स्टेल्थ साइड में बेसिकली। तो अभी जैसे अगर हम लोग किसी कंपनी के लिए कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, अब हमको पता है कि मतलब अगर इस मटेरियल, इस कंपोनेंट को अगर हमको मतलब राडार मतलब ताकि ये स्कैन ना हो पाए तो हम लोग वी कैन चेंज सम मटेरियल इन दिस, ताकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, इधर वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर इसके थ्रू हो जाएगा वो। तो आपका सिग्नल वापस नहीं जाएगा या फिर सिग्नल बहुत ही फेडेड होके जाएगा, ये चीज़ें। तो ये मटेरियल लेवल पे चीज़ें हो जाती हैं। तो ये भी एक क्रिटिकल एंगल है। मतलब छोटे साइज़ में उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब बड़े साइज़ के फिक्स विंग यूएवीज बनेंगे वहाँ पे ये मैटर करता है। आपने वो देखे हैं रशिया का, मैं एक वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था शायद, अब तो उन्होंने हटा दिया यूट्यूब से। तो उनके एक फैक्ट्री में वो बहुत बड़े बड़े ड्रोन और वो ब्लैक कलर एकदम, आई थिंक शायद कुछ तो ऐसा ही कुछ नाम था उसका। बट आई थिंक वो हुआ था जब ये यूक्रेन ने वो जब अटैक किया था बहुत बड़ा, उनके जो उनके जो फाइटर जेट्स थे उनको रोका, ये वो दैट वाज क्रेजी ऑपरेशन, बहुत ज़बरदस्त था। बट उसके बाद आई थिंक रशिया ने बहुत दिखाया, उनका एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, हज़ारों ड्रोन बनते हैं उसमें हर साल। तो रशिया का हालांकि वो ऑपरेशन उस टाइप के नहीं हुए हैं, बट वो स्टार्टअप टाइप का चल रहा है ना यूक्रेन में, तो कुछ भी कर दो क्योंकि डेस्परेट है। और रशिया एक तरीके से उस पे बैठा है, तो इट्स आई थिंक उस टाइप के डिसीजन नहीं होते होंगे। राइट डिफरेंस बिटवीन अ बिग कंपनी वर्सेस स्मॉल कंपनी, राइट। तो वो वहाँ पे भी प्ले कर रहा है। बट हाउ डू यू सी कि जो आपने अभी देखा है डिफेंस टेक में, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, चाहे रशिया यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, लाइक दिस इज द एरा ऑफ ड्रोन्स। और अभी ऐसा लग रहा है कि अब ड्रोन आ गया है तो लोग सोच रहे थे यार फाइटर जेट छोड़ दो, बट आई थिंक वो एक अलग डिस्कशन है। बट अब ड्रोन के काउंटर में फिर एंटी ड्रोन टेक भी है। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस इन, स्पेशली जब डिफेंस की हम बात करते हैं? आज के टाइम में अगर कोई आर्म फोर्सेस या कोई नेशन ड्रोन्स अगर यूज़ नहीं कर रहा है तो बैकवर्ड कहलाया जाएगा। मतलब ड्रोन्स आर इनएविटेबल, मतलब वॉर में यूज़ होने ही अब प्रूव हो चुका है। अगर आप सपोज से आपने 100 करोड़ का एक टैंक खरीद लिया, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो मे बी 2 लाख या 5 लाख रुपए के ड्रोन से, छोटे से ड्रोन से आप उसको डिस्ट्रॉय, जो कि रशिया में हुआ है, राइट। रशियन यूक्रेन वॉर ने सबने देखा है। तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रैटेजीज भी अपनी चेंज करी हैं पूरी। तो फ्यूचर का जो वॉरफेयर है, और आई वुड से प्रेजेंट का जो वॉरफेयर है, ड्रोन्स तो होना ही है। अब ड्रोन्स के अंदर भी ये चीज़ है कि मतलब आप किस टाइप के ड्रोन्स बना रहे हो, यहाँ पे भी ये बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। आपके पास कामाकाजी हैं, आपके पास लॉइटरिंग मुनीशंस हैं, आपके पास सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं जिनका काम होगा रेकी करना, मतलब वो जाएंगे पता लगाएंगे यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ ड्रोन्स होंगे जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होंगे, राइट। अब कुछ ड्रोन्स होंगे जो कि स्वाम में बात कर रहे होंगे, नहीं भाई हम इधर से ऑटोमेटिक बात करके, मतलब आप समझे ना, अपना खुद का वो पाथ फिगर आउट करेंगे। तो मतलब अब मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, ये इनएविटेबल है। तो हर एक कंट्री को मतलब अपनी जो इन्वेंट्री है ड्रोन से भरनी पड़ेगी। और वहाँ पे स्ट्रैटेजिक टाइप के ड्रोन्स भी रहने चाहिए। मतलब आपको ये क्लियर आइडिया होना चाहिए आपको कितने टाइप के ड्रोन्स यूज़ करने हैं, राइट। अभी ऐसे FPV वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे मतलब मैन इन द लूप है, इन अ सेंस एक है कि मतलब FPV में मैन इन द लूप इन द सेंस मैन इज टेकिंग द डिसीजन टू हिट। अच्छा, राइट। एक पर्सन इज टेकिंग अ डिसीजन कि भाई टैंक को उड़ाना है या फिर उस पर्सन को या फिर वहाँ पे बम गिराना है नहीं गिराना है। मैन आउट ऑफ द लूप मतलब वहाँ पे यही आ जा रहा है फिर, जहाँ की ड्रोन्स ऑटोमेटिक डिसीजन ले रहे हैं कि हम इसको उड़ा रहे हैं। वो थोड़ा सा डेंजरस कैटेगरी है, राइट। तो आपके पास छोटे ड्रोन्स हो गए जो कि आपके 2 kg पेलोड, 2 kg का कुछ लेके जा रहे हैं मुनीशन, या फिर आपके पास 5 kg के लेके जा रहे हैं, राइट। कुछ आपके थोड़े बड़े ड्रोन्स होंगे जो आपके बेसिकली 100 kg के बॉम्ब्स वगैरह लेके जा रहे हैं। तो आपने अगर पहली चीज़ क्लियर कर दी, आपको ये ड्रोन का पूरा बटालियन बनाना ही है, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से अपने टाइप्स ऑफ ड्रोन्स बनाने हैं, राइट। और वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे,
कुछ ड्रोन्स का काम होगा कि छोटे छोटे व्हीकल्स को अटैक करना, कुछ ड्रोन्स का काम होगा कि लॉन्ग रेंज हाई स्पीड जाके अटैक करना, राइट। कुछ ड्रोन्स सिर्फ बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ही उड़ रहे होंगे, बस आपको उनका काम होगा बस स्कैन कर रहे हैं और डेटा दे रहे हैं अंदर पे कि भाई तो वहाँ पे जाओ। कहीं मतलब ये हो गया है कि जैसे इन्फेंट्री है आपका, ये सब है, तो अलग अलग जो से डिवीजन होती हैं, तो हर यूनिट में एक तरीके से आपको ये भी ज़रूरत हो गया कि हमको कम से कम आर्मी में एक ड्रोन का कॉर्प चाहिए कि भाई ये होना ही चाहिए, एक कोर बना दो। कोर, यस, वो होना ही है, मतलब वो हो ही चुका है, मतलब हो ही रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। तो अभी रिसेंटली हम लोग जब लेह की ट्रिप में थे, हमने बहुत उनसे डिस्कस किया, उधर पे मिले हम लोग, तो ये मतलब ग्राउंड लेवल पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं ये इंडियन आर्मी में। बट वर यू सरप्राइज्ड कि जैसे हम लोग तो वैसे जो आम कंसेप्शन था ना कि भाई हम तो पीछे है ना ड्रोन्स, और चाइना बहुत आगे है। अब जैसे पाकिस्तान के साथ वो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, तो मैनी पीपल एंड मैं खुद भी मतलब वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज कि चलो यार हम बिल्कुल ख़त्म नहीं है, मतलब हम तो काफ़ी अच्छा मतलब है हमारे पास, तो फोकस कर रहे हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, कुछ तो है मतलब ड्रोन्स पे हो रहा है। बट हाँ मतलब वर यू एज एन इनसाइडर वर यू सरप्राइज या यू आर लाइक कि अंडरवेल्म्ड, या फिर हमने युद्ध इसलिए रोक दिया कि हमारे पास इतना ड्रोन थे नहीं कि भाई उसको और लंबा चला सकते थे, या और भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है, देन वी विल सी समथिंग एल्स। मतलब इन अ सेंस मी पर्सनली मतलब मैं सरप्राइज तो नहीं हूँ, मतलब आई नो कि कौन कौन सी कंपनीज ऑपरेट कर रही थी, और किन किन कंपनीज के क्या क्या ड्रोन्स बेसिकली वहाँ जा रहे थे। तो वी आर अवेयर कि मतलब ये कैपेबिलिटीज़ हैं, अच्छा कुछ कैपेबिलिटीज़ जो इंडिया के पास ऑलरेडी हैं। बट अगर देखा जाए इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ वो बेसिकली टोटली ड्रोन डोमिनेट तो उतना नहीं रहा है, देखा जाए एक तरीके से, वो तो बेसिकली मिसाइल डोमिनेट रहा है, मिसाइल एंड फाइटर प्लेन डोमिनेट रहा है, राइट। ड्रोन्स उसके बाद थोड़ा आई थिंक आए हैं, हुआ है, काफ़ी रोल प्ले किया है। बट तभी अगर हम कंपेयर करें आज के टाइम के रशिया यूक्रेन की, मतलब उस टाइप का तो नहीं रहा था। 100 दिन चलता तो पता चलता। राइट तब आपके ड्रोन्स निकलने ही थे, ड्रोन्स आने ही थे। तो इन अ सेंस बट हमको एक लेसन तो मिल गया है, मतलब आई थिंक पाकिस्तान ने तो काफी ट्राई किया ना, ड्रोन वगैरह भेजे। यस इवन तुर्की का भी कुछ चल रहा था उधर। आई थिंक उन्होंने शायद ईरान से मांगे थे, बट इंडिया ने बोला हम ज्यादा पैसे दे देंगे, ऐसा कुछ मैंने सुना था, आई डोंट नो उसका कोई आइडिया नहीं कि हम ज्यादा में खरीद लेंगे। तो टर्की का है, मतलब उनका इकोसिस्टम काफी अच्छा है। वाह, मतलब वो कैसे आगे निकले इतना जल्दी? मतलब उन्होंने आई वुड से कि एक तो उन्होंने काफ़ी पुश किया गवर्नमेंट, जो मतलब गवर्नमेंट बैक्ड जो उनकी टर्गेस का वो है जो डेवलप कर रहा है। तो मतलब अगर आप उनका लास्ट 10 ईयर्स का हिस्ट्री देखें तो उन्होंने सीरीज ऑफ ड्रोन्स डेवलप किए हैं बहुत सारे। तो उनका स्ट्रैटेजिक एरिया रहा है, उन्होंने मतलब सेल्फ डिफेंस में भी किया, उनका पर्पज़ एक्सपोर्ट भी रहा है। अच्छा, तो उन्होंने बहुत पुश किया है। तो मतलब वहीं वहाँ पे कोई पागल आदमी होगा जो उसने इनिशिएटिव ले लिया और मे बी क्लोज टू एर्डोगान, बिल्कुल तो एग्जीक्यूट कर गया वो। मतलब मैंने उनके, क्योंकि जब हम लोग प्रोपल्शन डेवलप कर रहे थे तो हम लोग ना उनके ड्रोन्स के प्रोपल्शन देखते थे कौन बना रहा है। अच्छा, तो हमने देखा, मतलब फिर आई रियलाइज कि यार दे हैव अ डिसेंट कैपेबिलिटी नाउ इन बिल्डिंग कंप्लीट ड्रोन्स। भले ही वो इंजन बेसिकली कुछ बाहर से ले रहे हैं, हमको कुछ चाइनीज से भी ले रहे हैं वो इंजन्स वगैरह, कुछ इंजन्स मैंने देखे हैं, और लेकिन क्या वो सिस्टम लेवल पे चीज़ें एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, मतलब वो ड्रोन्स बना पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं। और एक ये भी चीज़ है ना कि मतलब वहाँ पे अगर वो 10-15 साल से लगे पड़े हैं तो वहाँ पे अभी एक मतलब ऑर्डर बुक रहेगा ही। इंडिया में चैलेंज क्या हो रहा है कि अभी एक तो चीज़ें ट्रायल स्टेज पे बहुत ज़्यादा है। अभी ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे बहुत मैसिव हमने ड्रोन्स के मतलब रेगुलर ऑर्डर्स करे हैं आर्मी ने, मतलब उतना लेवल पे नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि इंडिया में खासकर जो सिविल साइड है उसमें इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि भाई मेट्रो में जा रहे हो या एयरप्लेन से जा रहे हो तो ड्रोन नहीं ले जा सकते, या ड्रोन कौन सी कंपनी का 5 बार चेक होगा, ये वो। तो इतनी सारे रेगुलेशंस, कहाँ उड़ाना है उसके लिए इतनी परमिशन चाहिए आपको। तो मतलब अगर खुद आदमी बना रहा है या खुद अपने गराज में बना रहा है इस टाइप की, तो कर ही नहीं सकता, उसको पास मतलब फंडिंग चाहिए ढंग की, तो बंदे के पास तभी वो कुछ कर सकता है। क्योंकि देखो उसकी मिसयूज के भी पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, बट हमेशा ऐसा होता है कि वही बात है कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे बनाओगे। तो मुझे लगता है कि रेस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा आ गई हैं, क्योंकि हर एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमारा ये होता है कि दबा दो इसको किसी तरीके से।
तो ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो हाउ यू फील एज एन इनसाइडर, कि रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जो थोड़ी सी रिलैक्स हो तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम। हाउ डू यू सी कि हमारा जो आउटलुक है ये डिफेंस, मुझे लगता है डिफेंस में ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे मैं कभी कभी, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बट मैं सोचता हूँ कि अगर हमारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बन पाया है, और यूएस में इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि उनका जो, उनकी वॉर तो है, वो फाइनेंस करती है उस चीज़ को, बट अगर उनका ना भी हो तो डोमेस्टिक इतने वो बंदूकें खरीदते हैं, इतना वो है, तो वो उनको कम से कम कंपनियां मरेंगी नहीं, है ना। वो अरे पर कैपिटा जो गन कंजम्पशन उनका वो है, यूसेज जो है वो बहुत बढ़िया है। तो एक कम से कम वो मार्केट इतनी बड़ी है, तो हमारे पास अगर ड्रोन्स की सिर्फ मार्केट ही अगर डिफेंस होगा तो द होल ऑर्डर बुक हमेशा ये होगी कि भाई वो डिफेंस कितना ऑर्डर कर रहा है, और अगर बाहर के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं और वो सब है, तो फिर कैसे आप सरवाइव नहीं करोगे। अगर आप सरवाइव करने के लिए आपको एक ऑर्डर बुक की तलाश है और हमेशा, तो आप ग्रो कैसे करोगे, कैसे R&D में इन्वेस्ट करोगे, कैसे कैसे नई टेक्नोलॉजीज पे जाओगे। मतलब आपने, मतलब क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इन अ सेंस ये क्वेश्चन इज़ क्रिटिकल फॉर इंडियाज़ ड्रोन फ्यूचर, राइट, कि मतलब एज अ इकोसिस्टम कितना डेवलप हो पाएगा, राइट। तो जैसे अभी ड्रोन फेडरेशन इंडिया है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें स्मिथ शाह, तो अभी दे आर इन टच विद लेटेस्ट डेवलपमेंट इन जो भी हमारा न्यू ड्रोन पॉलिसी आने वाली है, तो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। तो हमने देखा कि जब 2021 में ये पॉलिसी आई थी तो उसने कुछ रूल्स को लिबरलाइज किया था, मतलब इजी बनाया था ड्रोन्स को ऑपरेट करना, लेकिन फ्यूचर में ये थोड़ा और टाइट हो सकता है, तो इसके रिस्क हैं, या टाइट हो सकता है। तो उससे मतलब हम रिस्क को दो एंगल से देखते हैं। पहला चीज़ है कि कोई अगर सेल्फ इनोवेशन करना चाह रहा है तो वो सप्रेस हो जाएगा, मतलब उसके पास इंसेंटिव नहीं होगा, या फिर उसको बहुत ज़्यादा परमिशन लेना पड़ेगा खुद ये सब चीज़ डेवलप करने के लिए। दूसरा जो आपने बोला कि कंजप्शन, राइट, मार्केट, राइट, कितना बड़ा मार्केट है। अगर डिफेंस ही सिर्फ कंज्यूमर है ड्रोन्स का, तो फिर उतना ल्यूक्रेटिव मार्केट बचा नहीं, मतलब वो सिर्फ ओनली इन वन डायरेक्शन। तो आपके पास पूरा का पूरा जो ये कमर्शियल मार्केट है वो मिस आउट हो जा रहा है। जैसे DJI तो मोस्टली ऑपरेट्स इन कंज्यूमर मार्केट, राइट, और इट्स $1 बिलियन कंपनी, रेवेन्यू इज मैसिव, राइट। तो ये एक चैलेंज मतलब इंडिया के लिए तो है, जो भी हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं। क्योंकि आप सोच रहे हो ना, मतलब DJI इतने अगर 50 प्रोडक्ट बना रहा है और वो हजारों प्रोडक्ट रोज बेच रहा है, राइट, तो उसके पास जो फीडबैक लूप है इम्प्रूवमेंट का, मासिव। और आप जब तक वो आपके पास, अगर आप 2-4 चीजें बना रहे हो वो भी डिफेंस के लिए, तो आप क्या तो सीखोगे, क्या आप मतलब कमाओगे। तो ये है। तो इसमें ना कुछ चैलेंज क्या हुआ है, मतलब इन सेंस जो गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है, मतलब अगर मैं उनके एंगल से सोचूंगा, मतलब अगर मैं अपने एंगल से, मतलब एज अ कंपनी या फिर एज अ टेक्नोक्रेट एंगल से वर्सेस एज अ डिफेंस एंगल से अगर सोचूंगा, सिक्योरिटी एंगल से, तो आज के टाइम में ड्रोन ऐसा चीज़ हो गया है कि मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है। मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब आपको हैवी फंडिंग चाहिए, मतलब अगर आप किसी बच्चे को अगर ड्रोन बनाना है, वो अभी यूट्यूब में देख के असेंबल करके बना सकता है, वो इजीली उड़ा भी सकता है, कंपोनेंट एग्जिस्ट। और अगर उसको कुछ डैमेजिंग काम करना है वो भी कर सकता है। अभी वो यूपी में आया था ना, वो कई लोग ड्रोन यूज करके दूसरों के घरों में वो कर रहे हैं, रेकी कर रहे थे, और कब चोरी करना है, सुना था ना वो मैं अभी यूपी होते हुए आया हूँ ना, तो ये चीज़ पता लगी मेरे को। मतलब मैं गांव में था तो ये बोल रहे थे कि ये ड्रोन आजकल यहाँ पे कोई उड़ा रहा है। वो मतलब एक ये भी लगाया ना, उसके बाद भी हाँ, ये भी खबर फैली थी कि लोगों के अंदर ये अफवाह थी कि मतलब ड्रोन ना सोना चांदी स्कैन कर लेता है। मतलब मैं जब घर गया ना इस बार अपने चाचा जी वहाँ पे गांव में गया ना, तो मतलब यही बात चल रही थी। मैं मतलब हंस के पागल थोड़ा, मैंने कहा वो अंदर थोड़ी ना स्कैन करेगा, उसमें घर के अंदर स्कैन नहीं करेगा। तो तो इन अ सेंस कि अब जैसे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा था, तो अभी कोई भी कुछ भी कर सकता है, मतलब इट्स अ बिग रिस्क, राइट। मतलब आप टेक ऑफ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने मतलब अगर आपने कुछ हल्का फुल्का पेलोड भी लगा दिया तो इट्स अ डैमेजिंग थिंग। अब उससे क्या रिस्क क्या होगा ना, किसी ने इंसिडेंट कर भी दिया तो उससे पूरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि थोड़ा अगर सपोज से ये अभी ड्रोन एज अ, हर किसी को पता है ड्रोन्स क्या चीज़ है, राइट, धीरे धीरे फैल रहा है। अब इसको अगर ये लोग अभी कंट्रोल नहीं करेंगे, इन सेंस अगर रूल्स वगैरह सही अभी नहीं लेके आएंगे, तो बाद में मिस आउट कर देंगे, कोई इंसिडेंट हो सकता है।
वो फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमेज डाल सकता है। तो मतलब अगर मैं उनके माइंडसेट से सोचूं तो एक चीज़ ये है, मतलब इट्स मतलब ये तो क्रिमिनल को रोक, मतलब आप क्राइम को तो बैन नहीं कर सकते, क्रिमिनल के लिए आप लॉ लेके आ सकते हैं, बट मतलब ये कहना है कि भाई गाड़ी से भी तो ठोक सकता है ना वो आदमी, पागल है तो वो ठोक देगा, जस्ट डिफिकल्ट थोड़ा सा, मतलब बाइक से भी ठोक देगा, किसी को मारना ही है तो पे लोड की बजाय, इट्स ऑल अबाउट कि कैसे वो उसको लगता है कि शायद वो बच जाएगा। राइट। तो ये तो मानसिकता, ये तो हम उसके लिए सारी मतलब कारें बंद कर दें, गाड़ियों पे बैन लगा दें, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, उसका देखो, जैसे गाड़ियों में हम क्या करते हैं कि हम भाई उसको ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं पर्सन को, ताकि ट्रेस हो सके, राइट। ड्राइविंग लाइसेंस के बाद हर कार का नंबर प्लेट होता है, राइट, उससे कार ट्रैक होती है। तो सेम चीज़ अब ड्रोन्स में आ रहा है, मतलब वो ऑलरेडी आ चुका है, UIN नंबर रहता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, जिससे ड्रोन ट्रेस होता है। बट यहाँ पे चैलेंज क्या है कि मतलब एक तो ये कि पूरा मतलब इन अ सेंस लाइव नहीं है डेटा, मतलब कहने का चीज़, मतलब अगर सपोज से कोई पर्सन कोई यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा है, अभी मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई ATC है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है प्लेन्स के लिए, उसको पता रहता है कि ये यहाँ से टेक ऑफ हुआ है। सही बात है। वो ऐसा कुछ लाइव है नहीं, वो मिस्टेक है, इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम। जब मैं इसको डीपली अंडरस्टैंड किया तो मेरे को लगा कि अगर सपोज से हम लोग हमारे पास यहाँ पे अगर ATC हो, इन सेंस जो भी ड्रोन्स का हम लोग कर रहे हैं, राइट, तो आप गवर्नमेंट आपको ट्रेस कर सकती है। किसी गवर्नमेंट को बस ये रिस्क है कि वो ट्रेस नहीं कर पा रही है। अगर आपको ट्रेसिबिलिटी गवर्नमेंट के आपने अगर गवर्नमेंट को पूरी 100% ट्रेसिबिलिटी दे दी, या फिर उनके पास ऐसा सिस्टम है जिससे वो हर चीज़ ट्रेस कर पा रहे हैं, तो आपको पता है आप अच्छी राइट चीज़ कर रहे हो। अगर आप ड्रोन उड़ा भी रहे हो, मतलब यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो मतलब वो चीज़ काम करेगा। तो इन अ सेंस, क्योंकि अभी तो मतलब मैं अभी आपसे बात करते करते दिमाग में आया, और शायद कोई टेररिस्ट भगवान करे ना ले इसका आइडिया यहाँ पे ना जाए, बट 2010 से पहले बहुत बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं ना हमारे शहरों में। तो अभी आप जैसे लोग सीखेंगे कि भाई आप तो ड्रोन से भी तो कर सकते हो ना, IED लगाओ, और कहीं पे भी आप बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हो, और मतलब अक्रॉस द बॉर्डर भी ट्रांसपोर्ट कर ही सकता है। जब यूक्रेन से रशिया में इन द वॉर टाइम जा सकता है, राइट, तो भाई शिप के थ्रू भी तो जा ही सकता है। पंजाब उधर साइड जो ड्रग्स हो रहा था, तो इस टाइप के वो भी जा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यही था कि मतलब अगर आपके पास ये 100% डेटा है कि मतलब कौन से ड्रोन जो उड़ रहे हैं वो नंबर प्लेट और करेक्ट पायलट के साथ हैं और ट्रेस हो रहे हैं, दैट इज़ फाइन, वो मतलब वो लीगल है। इसके अलावा जो भी उड़ रहा है फाइन लगाओ। सही बात है। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है, हम लीगल का ही हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो मतलब ये बैलेंस बिठाने वाली बात है, मतलब बहुत स्मार्टली गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी मतलब रोल आउट करनी पड़ेगी, ट्रेसिबिलिटी। मतलब आपके पास जैसे ड्रोन उड़ेगा लाइव होना चाहिए कि मतलब ड्रोन यहाँ पे उड़ रहा है। और दूसरा अभी का जो प्रोसेस है काफ़ी टीडियस है, मतलब कुछ लाइव नहीं होता, आपको बस डालना है अपने नंबर्स वगैरह, आप यहाँ पे कर रहे हो, वो करो। अभी ऐसा नहीं कि मतलब किसी को यहाँ पे उड़ना है, मतलब आपने स्टार्ट किया ड्रोन, लॉग इन वहाँ पे हुआ, वहाँ पे डेटा आ गया, लाइव डेटा आ गया कि यहाँ पे उड़ रहा है, डन। आपने इधर फ्लाइट करी, लैंड कर दी, डन। जैसे अगर आप US साइड देखोगे, उनका एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट का अच्छा खासा मार्केट है, छोटे एयरक्राफ्ट्स, अच्छा से जैसे 2 सीटर हो गए, लोग खुद से ये एयरक्राफ्ट की किट खरीदते हैं, असेंबल करते हैं, उड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, हर मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल जो उनका ये वाली कैटेगरी है, इसका ना आपके पास ना लॉग डेटा रहता है, फ्लाइट लॉग डेटा, कहाँ पे उड़ रहा है। आप अभी इनकी उस पर भी जाके देख सकते हो, वेबसाइट पे जाके, जो इनकी ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप ये पूरा देख सकते हो कि मतलब ये एयरक्राफ्ट कब उड़ा, कितने आवर्स का फ्लाइंग हुआ, कहाँ से कहाँ उड़ा है। तो इस टाइप का अगर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट भी फ्री है सोचने की, मतलब ये उड़ा, यहाँ पे उड़ा है। इसके अलावा अगर आप जो भी कर रहे हैं आप उसको कर्व करिए, राइट। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई R&D कर रहा है जहाँ पे उसने ये सब चीज़ नहीं किया, तो मतलब R&D इंस्टीट्यूट्स को आप लाइसेंस वगैरह दीजिए, जिनका काम होगा ये सिर्फ R&D करना। तो मतलब आपके पास ट्रेसिबिलिटी रहेगा कि ये कंपनी ये कर रही है, R&D कर रही है यहाँ पे और ये उड़ा रही है, ये चीज़ें। नेक्स्ट आप ये करो कि मतलब ड्रोन के जो जोन्स हैं, मतलब जहाँ पे वैसे अभी भी हम लोगों ने रेड जोन हो गया, वो तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। तो इसके अलावा अगर आप किसी को लॉन्ग थोड़ी टेस्टिंग करनी है, अगर कोई सपोज से फिक्स विंग कर रहा है, फिक्स विंग के लिए थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि मल्टी रोटर तो आप छोटे एरिया में भी टेस्ट कर सकते हो। तो फिक्स विंग में सपोज से आपको 10 किलोमीटर
15 किलोमीटर या फिर 30-100 किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है जहाँ पे आप ड्रोन की टेस्टिंग, वो एक चैलेंजिंग एरिया है, वो आप अभी कहीं कर ही नहीं सकते हो, राइट। तो आपको मतलब कुछ ही, जैसे मैं अगर बेंगलोर में रहता हूँ तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे जैसे कुछ दूसरी कंपनीज़ हैं जो बाहर जाती हैं सिटीज़ में, वहाँ जाके थोड़ा टेस्टिंग करती हैं कुछ ही एरियाज़ में। तो इन अ सेंस वहाँ पे अगर बेसिकली अगर गवर्नमेंट कुछ इकोसिस्टम या फिर टेस्ट जोन्स बना सकता है ईजिली एक्सेसिबल, जहाँ पे जाके आप फ्लाइंग कर सकते हो, प्रीटी इजी। तो मतलब अगर, तो हाँ ये फिक्स विंग किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा आपने इसका आंसर दिया। बट जैसे दिल्ली में हमारा एक पूरा वो है ना, नो फ्लाइंग जोन भी होता है, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है भाई, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर का घर और वो सब। अगर ड्रोन उड़ता है वहाँ पे, मान लो कल को कोई जाता है वहाँ पे ड्रोन उड़ाए, तो क्या कोई भी हमारे पास वो नहीं डिटेक्ट हो जाएगा, या वहाँ पे कुछ लगा होता है सिक्योरिटी जोन्स में, ऐसा कुछ ऑप्शन है कि उनको तो पता चल जाएगा? बेशक जहाँ पे कुछ वो चीज़ें सिस्टम्स नहीं लगे हैं वहाँ पे ना पता चलता, राइट। क्योंकि मतलब एक फिर ये भी है कि जिससे सर्वेलेंस भी होता है कि भाई सिक्योरिटी का भी सर्वेलेंस हो रहा है हमारे इधर। तो जैसा आपने कहा कि चाइनीज़ कंपोनेंट हैं, तो अगर हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो चाइना वाले इधर का कंट्रोल नहीं ले सकते क्या? तो या वो जो डेटा है वो भी तो यहाँ वहाँ का जो मतलब दिख रहा है उनको सब कुछ, वो लाइव फीड वो वहाँ पे भी चला जाएगा चाइना में। तो मतलब जो बोले ना कि मतलब ट्रेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब ट्रैक हो पाएगा, वो ट्रिकी है। मतलब जनरली इतना छोटा सा मल्टी रोटर उड़ रहा है, हर जगह सिक्योरिटी सिस्टम लगे नहीं होते हैं, या फिर हर जगह जैमर्स नहीं लगे होते हैं कि मतलब उसका जो कम्युनिकेशन ब्लॉक करते हैं। तो मतलब ओनली एट दीस काइंड ऑफ प्लेसेस, या तो इन अ सेंस अगर कोई रैंडम पर्सन उड़ा रहा है, मतलब इट्स हाईली पॉसिबिलिटी वो बहुत बार उड़ा भी पाए। ओके, इट्स हाईली पॉसिबिलिटी वो उड़ जाए बेसिकली, क्रेजी। तो वो एक चीज़। मैं अभी रिसेंटली वेंट टू चाइना, तो मतलब वहाँ पे जो ड्रोन्स बिक रहे थे, जैसे फ़ोन की दुकानें होती है ना, हाँ वहाँ पे सब ड्रोन्स ऐसे बिक रहे हैं। मतलब जो DJI का जो स्टोर है, इट इज़ लाइक सैमसंग के, या आप सैमसंग के स्टोर में जा रहे हो फ़ोन खरीदने, वहाँ पे जाओ खरीदो। वही मैं कह रहा हूँ तो हमको फिर थोड़ा उनसे भी सीखना पड़ेगा, यही मैं कह रहा हूँ, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर, राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि वो मतलब उनको थोड़ा, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब कोई भी मार्केट ग्रो करती है ना, राइट। आप यहाँ पे तो फिर आप कहोगे कि ड्रोन नहीं बन रहे हैं, सारे ब्लिंकिट और ये सब में जॉब मिल रही है सबको, इन्हीं का IPO आ रहा है, तो कैसे आएगा भाई? आप उन्हीं को तो अलाउ कर रहे हो हर जगह घूमने के लिए, चाहे वो कितनी रैश ड्राइविंग करे, कितना कुछ भी करे, वहाँ पे कोई वो नहीं है, और सारी रिस्ट्रिक्शन हाइपर रेस्ट्रिक्टिव हो जाता हो एक जगह पे, जैसे मतलब गन मिलती है US में, वैसे ही वहाँ पे ड्रोन मिल रहा है, तो उनका ग्रो कर रहा है भाई, उनका ग्रो कर रहा है, यस। तो ये एक मतलब वो है ना, ट्रेड ऑफ है। अभी उन्होंने एक चाइना ने एक वो लॉन्च किया है, मतलब नेशनल वाइड इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो उनका इनिशिएटिव का नेम है लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी, कि मतलब चाइना मस्ट बी ग्लोबल लीडर इन लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी बेसिकली होगी ड्रोन्स की, इट्स ऑल अबाउट ड्रोन्स, टोटली ड्रोन्स के अलावा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड इज ऑल अबाउट योर मेन प्लेन जो हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। तो ये इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है। तो अगर हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, मतलब इनका स्ट्रैटेजी क्या है वहाँ पे ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का। अभी बेसिकली अगर आप देखोगे, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जहाँ पे मतलब DJI या फिर जैसे DJI के भी थोड़े हैवी लिफ्ट ड्रोन्स हैं, या फिर दूसरी कंपनीज के ड्रोन्स अब यूज़ हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हिली एरियाज़ में सोलर पैनल्स को ट्रांसपोर्ट इंस्टॉल करने के लिए। ये वो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट है ना, इफेक्ट है कि भाई आप एक बार चीज़ें आप यू कांट कंट्रोल देम, कि वो इतने अच्छे उसके निकाल लेंगे लोग, बहुत खुराफाती होता है, राइट, एंड देन द होल इंडस्ट्री विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स अराउंड दैट। लेकिन जब आप अलाउ ही नहीं करोगे इन सब चीज़ों को, यूज़ केसेस, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि देन फिर आप सोचोगे अच्छा चाइना में ये हो रहा है, हाँ ये हम भी कर सकते हैं। राइट। आपके चैलेंजेस अलग हैं, आपकी चीज़ें अलग हैं, तो आपको वो भी चाहिए अलग अलग। बट हाँ, सो आप ये बताइए सर कि आपने ये क्यों भाई आपने ये डिफ़िकल्ट जो जर्नी चुनी है ये सब बनाने की, राइट। तो मतलब चाइना से उठाने में जो लोग कर रहे हैं, चाइना से कंपोनेंट उठा लिए या वहाँ से बंद हो गए तो और तिगड़म लगा के वहाँ से लगा रहे हैं, साइड से ले आए, तो ये क्यों डिसाइड किया? मतलब व्हाट वाज द पॉइंट कि आपने ये डिसाइड किया? ये डिसीजन हमने लिया था 2020 में, जब हमने कंपनी का यू टर्न किया। अच्छा, 2020 से पहले मतलब हम 2016 से 17 से हमने स्टार्ट किया था कंपनी को। तो हम उस टाइम बना रहे थे अंडर वाटर लॉन्च ड्रोन्स, सबमरीन लॉन्चेबल UAV, फर्स्ट इन इंडिया। तो हमने बनाया था, हमारे ड्रोन का नेम था गैनेट।
जो कि पानी से नीचे से लॉन्च होता था। तो कंपनी की स्टोरी, जो कंपनी का नाम आया वहीं से आया है, नॉटिकल सी विंग्स फ्लाई। तो हम लोग पहली कंपनी बने जिन्होंने पानी के नीचे ड्रोन को लॉन्च किया। तो हमारा ड्रोन उड़ता भी था, पानी के नीचे जाता भी था, स्टे भी करता था पानी के नीचे। तो लेकिन क्या हो गया, हमने इसको डेवलप किया 2017 से 2019 तक। तो मतलब हमारी कंपनी, मतलब उस टाइम हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी जीते। जैसे हम लोग ने IAGP इंडियन इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम था, उसमें लॉकहीड मार्टिन वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कॉन्टेस्ट। टाटा ट्रस्ट वाज फंडिंग एजेंसी। उसका इंक्यूबेशन हुआ हमारा IIM अहमदाबाद में, आई थिंक 2 months समथिंग। एंड देन फिर हमने एक और कॉन्टेस्ट था IICDC इंडियन इनोवेशन डिज़ाइन कॉन्टेस्ट। उसमें बेसिकली DST फंडेड दिस प्रोजेक्ट। एंड देन इसका इंक्यूबेशन हुआ हमारा IIM बेंगलोर में। एंड देन नेक्स्ट वाज IIT बॉम्बे शाइन शायद आपको पता हो, इंक्यूबेटर है IIT बॉम्बे में, जहाँ पे टेक्निकल इंक्यूबेशन हम लोग का 1 साल का हुआ, बिजनेस प्लस टेक्निकल। तो ये सब चीज़ें मतलब हम लोग सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म के अराउंड ही कर रहे थे। वो प्लेटफॉर्म ही हर जगह जा रहा था, अंडर वाटर लॉन्चेबल। हमारी दिल्ली में कुछ मार्कोस के साथ मीटिंग भी हुई नेवी डे के दिन 2019 में, जहाँ पे ये देवर इंटरेस्टेड इन डिप्लॉइंग इट इन दैट। तो अभी भी इसका माहौल अभी गर्म है इस वाले सिस्टम का, क्योंकि वी वर द फर्स्ट कंपनी टू पुल इट ऑफ, काइंड ऑफ डू इट। तो जब 2019 से 2020 का जो ट्रांजिशन आया, तो वो उस टाइम इज़ लाइक अ हाई प्रेशर फॉर अस, क्योंकि द मार्केट जो हम लोग डिफेंस देख रहे थे वो मतलब इतना, मतलब इट वुड हैव टेकन मच मोर टाइम और टू बी एक्चुअली इंडक्टेड इन नेवल फोर्सेस। क्योंकि इसका कोई मतलब डायरेक्ट कोई इन अ सेंस प्रॉपर चैनल नहीं था इसको परचेज करने का। उस टाइम पे कोई ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आई थी जो भी हो, और प्रॉपर फंडिंग मैकेनिज्म नहीं था इस सिस्टम को फर्दर डेवलप करने के लिए। और इसके अलावा मेरा पर्सनल भी कुछ चैलेंजेस थे। मतलब मैं फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया, सेकंड ईयर तो मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो सेकंड ईयर से आई वाज टोटली इनटू डेवलपिंग द बिजनेस, कंपनी को डेवलप करना। तो मेरा कोई डिग्री तो थी नहीं। अच्छा। तो और घर में भी नहीं पता था पर दीदी को पता था। दीदी को सब पता रहता था, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। तो 2019 में मतलब मेरा 2020 का बैच था ना, 2020 में पास आउट हो रहे थे, तो प्रेशर पे था कुछ तो जिंदा रहने के लिए करना पड़ेगा। तो उस टाइम मतलब मैं फिर ना थोड़ा मतलब इट वाज लाइक फॉर मी, इट वाज लाइक 3 to 4 months का गैप हुआ, जहाँ पे मैं सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, ड्रोन्स में कंटिन्यू करना है या फिर कुछ और फील्ड में हम काम कर सकते हैं। तो जब मैं डीपर एज अ होल एरोस्पेस का इकोसिस्टम का जब मैं अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट किया, मतलब सिविल एविएशन वगैरह की क्या क्या प्लेयर्स हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई, यहाँ पे प्लेन्स कौन कौन डेवलप कर रहा है, इंजन्स हैं। तो उसके बाद एक चीज़ रियलाइज़ हुई, एक कॉमनैलिटी आया ये आया कि मतलब प्रपल्शन एक क्रिटिकल एलिमेंट है जो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। उस टाइम हम लोग ना मैंड वीटॉल्स के बारे में भी सोच रहे थे डेवलप करना। तो अगेन अगर मैंड वीटॉल अगर हम लोग को डेवलप करना है, एक कॉन्टेस्ट था गो एयर, जो कि US का ही कंपटीशन था, जिसमें आपको सिंगल सीटर का फ्लाइंग वीटॉल कुछ बनाना था आपको, सिंगल पर्सन का, लेकिन उसका डायमेंशन रिस्ट्रिक्टेड थे। अब अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो हमको प्रपल्शन ही तो चाहिए, आपको प्रपल्शन सॉर्ट करना पड़ेगा जो इतना लिफ्ट देगा। तो हमसे प्रपल्शन कहाँ से लेके आए, ढूंढा चाइनीज़ वेबसाइट्स, ओके इनके पास है या नहीं है तो भाई क्या करें बैठ के। तो और इसके अलावा जब हम अंडर वाटर सिस्टम ये डेवलप कर रहे थे, तो आप इमेजिन करो आपका ड्रोन हवा में भी उड़ रहा है, पानी में भी जा रहा है, तो पानी में सेम प्रॉपर काम नहीं करेगा आपका। अच्छा तो डिज़ाइन टोटली अलग होना चाहिए। तो हमारा थोड़ा रिसर्च स्टार्ट हो चुका था कि प्रपल्शन क्रिटिकल है, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब आइडिया तो जब हम अंडर वाटर ड्रोन बनाते हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ, कुछ हमको इधर R&D करनी है। नेक्स्ट फेज़ हमारा आया जब हम लोग ने हैवी लिफ्ट वगैरह का सोचा, तो हमको लगा प्रपल्शन क्रिटिकल है। फिर जब मैंने ब्रॉडर पिक्चर देखी कि अगर हम एयरक्राफ्ट डेवलप करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो वहाँ पे अगेन प्रपल्शन वुड बी अ बॉटलनेक, हम इंजन खरीदना पड़ेगा। और बीच में 2019 से 2020 में मेरा एक और दोस्त है, दिल्ली के ही हैं, सितंदर सहरावत। तो उनके साथ हम दोनों ने ट्राई किया एयरलाइन स्टार्ट करने का। ठीक है। तो अब वो थोड़ी था, मतलब वो मेरा पीरियड था जहाँ पे मैं थोड़ा इस इकोसिस्टम को भी अंडरस्टैंड किया कि मतलब तो आइडिया ये था कि हम चार्टर्ड एयरलाइन स्टार्ट करेंगे। ओके।
तो उसका नाम फ्लाई ट्रांस कुछ रखा हुआ था हमने। तो सितंदर ने ही नाम सोचा था उधर उस टाइम पे। तो इन्होंने हमने बात करनी भी शुरू कर दी थी तो कि भाई किस राउट में हम लोग उड़ेंगे, किसको लेके जाएंगे, कितना लैंडिंग कॉस्ट आएगा, प्लेन कौन सा लेना है, लीज पे लेना है, कैसे लेना है, कितना पैसा लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करी। बट एक चीज़ मेरे को वहाँ पे नज़र आई कि मतलब वो बिज़नेस जो है, जैसे एयरलाइन का जो जनरली बिज़नेस है, मतलब काफ़ी टाइट मार्जिन्स हैं उसमें। और दूसरा है कि आपको ना कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है। और तीसरा जो मेरे दिल में अफेक्ट हुआ ये था कि आपका टेक्नोलॉजी कोई कंट्रोल ही नहीं है। अच्छा। इन सेंस मैं कहाँ पे रिपेयर करवाऊँगा इसको, मतलब वो चीज़ जब ये लोग जब सितंदर मतलब वी आर डूइंग दिस कैलकुलेशंस एंड ऑल, तो एमआरओ हो गया, एमआरओ कॉस्ट कहाँ पे एमआरओ होगा इसका, कौन बेसिकली आपको अपनी खुद ग्राउंड टीम रखनी पड़ेगी, जो कि मेंटेनेंस टीम रखनी पड़ेगी। अब मेंटेनेंस इंजीनियर कहाँ से आएगा, उसको ट्रेन करवाना पड़ेगा। तो मतलब मेरे को नज़र आएगा अगर मैंने उधर 5 साल इन्वेस्ट किए लाइफ के, तो अल्टीमेटली मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब हमारे पास क्या है, आप यू आर जस्ट ऑपरेटिंग द व्हीकल जिसके बारे में आपको ही नहीं पता है, राइट। तो वो जो पीरियड था, मैंने कहा कि लेट मी गेट बैक। मैंने थोड़ा पीछे हटा, मैंने कहा यार नहीं, हमको टेक्नोलॉजी पहले तो सॉल्व करनी पड़ेगी, तब घुसेंगे, मतलब तभी कर पाएंगे यहाँ पे। तो जो 2019 से 20 का तो ट्रांजिशन पीरियड हुआ पूरा, कि जहाँ पे मतलब स्ट्रैटेजी बिल्ड हुई। तब मतलब सोचा कि अगले, मतलब मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि अगले 10 साल में क्या करूँ, मतलब हम नॉटिकल विंग्स में क्या करें कि जहाँ पे हम रेवोल्यूशन ला सकें। तो नेक्स्ट से 10, और जर्नी एक्साइटिंग भी होनी चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए। तो हमने कहा कि लेट अस स्टार्ट विद प्रोपल्शन, किसी एक को पकड़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हमने 2020 से कोविड टाइम आया, 12 अक्टूबर 2020 को कंपनी रजिस्टर हुई, दोबारा से नया लोगो हुआ, पहले का लोगो अलग था, पहले का अंडर वाटर टाइप लोगो था, फ्रेश स्टार्ट, इलेक्ट्रिक एविएशन माइंडसेट था। और ये था कि मतलब हमको एक ना फंडामेंटल कंपनी डेवलप बनानी है, जिसका कोर डीएनए रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कोर टेक्नोलॉजीज हम बना पा रहे हैं। तो वहाँ से हमने इसकी स्टार्ट करी। हमने सबसे पहले डेवलप करना स्टार्ट किया दिए प्रोपेलर्स। तो 2020 में जब हमने डिज़ाइन स्टार्ट करे तो कोविड आ गया था, बहुत बढ़िया हुआ हमारे लिए, लॉकडाउन हो गया। हम एक ही काम करते थे, हम रिसर्च ही करते थे। तो लकीली मतलब मेरे जो मतलब ओनर थे, मतलब जहाँ पे मैं रहता था, तो बेसिकली हम लोग जब उस रूम में शिफ्ट हुए, ये हमने लिया बेंगलोर में, एक प्लेस था जक्कुर एरिया। तो हम क्या करते थे, हमको एक ऑफिस चाहिए था। अब पैसे तो थे नहीं उस टाइम पे, अब कुछ पॉकेट में कुछ ज़्यादा था नहीं। तो हमने कहा कि तो मैं और मेरा एक और दोस्त था, तो हम लोग क्या करते थे, डेड एंड ढूंढते थे, हर एक गली का डेड एंड और दूसरा लेक गूगल मैप में, वहाँ जाते थे, ढूंढते थे ये, क्योंकि हमको ऑफिस चाहिए था, होम प्लस ऑफिस, जहाँ पे हम हार्डवेयर वाला काम कर सकें। दिक्कत क्या थी, हमारी मशीनरीज थी, हमको मशीनरी वाला काम करना था, और वो डेड एंड पे हो सकता था कि इसको डिस्टर्ब ना हो। लकीली ये हमारे एक मिस्टर लोकेश हैं, वो मिले, मेरी उनसे बात हुई, तो वो एग्री हो गई कि ठीक है तुम कर सकते हो काम। हमने बोला सर हम ये करते थे, वो मान गए। आप ये सोचो, मैं उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो मतलब एक बार क्या हुआ, हाँ मतलब आई थिंक 6 से 7 महीने के बाद वो आए ऐसे ही, और हमने मतलब ना ये ब्लेड्स थी ना, हमने ना मतलब मेरा डेली का काम होता था सुबह नया ब्लेड बनाना, मतलब सुबह बैठना, शाम तक घिसाई करना, ठीक है। और डिज़ाइन मतलब प्रवीण डिज़ाइन करता था, मैं यहाँ पे लगा पड़ा हूँ, प्रिंटिंग वो करना, टेस्ट करना, डेटा निकालना, ठीक है। तो मतलब मेरा पूरा दिन का ये साइकिल चलता था। तो हम डेली सपोज से 10 ब्लेड्स हमने डिज़ाइन किए, बहुत सारी चीज़ हमने थ्योरेटिकल मेथड लगाए, बहुत सारे मेथड लगाए मतलब। और जब ये आए मेरे रूम पे, इन्होंने देखा कि यार इतनी सारी ब्लेड्स पड़ी हुई हैं इनकी, तो मेरे को उससे पता नहीं वो क्या बोले। मैंने बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं अभी, ये बन गया हमारा। वो बोले यार एडिसन को तो यार 1000 बार उसने ट्राई किया, तब फेल हुआ हो, तब जाके सक्सेस हुआ। मैंने कहा यार आपने मोटिवेट कर दिया, ठीक है, मोटिवेट कर दिया, यार लगे रहा मतलब बिंदास तरीके से। तो मतलब उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। तो 2020 में तो हमने क्या किया ना, हमने जब शुरू किया था ना ब्लेड बनाना, क्योंकि हम ऑलरेडी ढूंढ रहे थे, मेरे को लगता था हम 6 महीने मार्केट में आ जाएंगे। आप ये सोचो, मैंने अपनी टीम प्रवीण को मैंने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, मैंने कहा भाई 6 महीने हम डन, और 6 महीने में कुछ नहीं हुआ। ठीक, मतलब जब डीप में घुसे इसकी एरोडायनेमिक्स से, दिमाग मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी मोटी बुक लेके आया, ठीक है, मैं मैंने लाइफ में एरोडायनेमिक्स कहीं घुसा नहीं, मैं बुक लेके आया। मैं क्या करता था, बुक के 3 पेज उठाए और छत में बैठ के बस सोचना पूरे दिन भर कि कैसे हो रहा है। तो मतलब इमेजिन करो, हम लोग ने ये चीज़ 1 से 1.5 साल तक पुश हो गया है, 2020 से लग गया लगभग
21 या 21 के एंड तक पुश हुई चीज़, जब हमारा पहले डिज़ाइन हमारे बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट किए बेंचमार्क से। तो हमने यूएस से जो भी कंपनी से सबके प्रॉपर्स मंगवाए, हमने हर किसी का कंपैरिजन किया, टेस्ट किया, फिर हमारे डिज़ाइंस बेटर होना स्टार्ट हुए। तब कॉन्फिडेंस आएगी ओके ये इधर काम कर रहा है। और कई बार ऐसा था कि जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो टोटली रॉन्ग हो गई प्रैक्टिकल में। वो सबसे मज़ेदार चीज़ थी। मतलब आप सोचो कि आपको पता, आपने थ्योरेटिकल में सबसे बेस्ट कोफिशिएंट के डिज़ाइन ले लिए। जनरली एरोस्पेस में क्या होता है, कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, लिफ्ट कोफिशिएंट। आपने हाईएस्ट लिफ्ट कोफिशिएंट ले लिया और लीस्ट ड्रैग कोफिशिएंट ले लिया, उससे डिज़ाइन कर दिए। उसका इतना बुरा परफॉर्मेंस है, हम सोच रहे अरे भाई यार क्या करें हम। तो वो बहुत ही बढ़िया, वो पता है अच्छी चीज़ क्यों थी, क्योंकि अगर वो चीज़ सही होता ना तो हर कोई बना लेता। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कुछ और है उसमें। और उसमें 1000 चीज़ हमको नहीं चीज़ पता लगी। तो मतलब हम लोग ने मतलब ये घिसाई कर करके, रात दिन घिसाई कर करके हमने 1.5 साल में बेटर ब्लेड्स बना ली थी। तो हमारा 2021 के एंड तक नंबर्स आए। फिर हमने सोचा थोड़ा पैसा उठा लें। फिर हम ISC के पास गए। ISC ने बोला कि आपने कस्टमर को दिए? हम कहा नहीं दिए अभी। हम कहा नंबर्स तो हैं। अब दूसरा ये था वो प्लास्टिक में थे हमारे, इसमें नहीं थे, कॉम्पोजिट में नहीं थे। हम क्लाइंट को कैसे देते, क्योंकि वो टूट जाते। अब नेक्स्ट चैलेंज स्टार्ट हुआ, अब क्या करें, सर्वाइव होना है और कॉम्पोजिट। फिर हमारी कॉम्पोजिट की R&D स्टार्ट हुई। हमने सारे मटेरियल्स ट्राई करे, खुद की मशीनें बनाई पूरी। तो अब फैक्ट्री में अगर हमारी मशीनें देखोगे, हमारी टीम ने डिज़ाइन करी। पहले हमने मशीन बनाई, रूम में सेट कर दी, कंप्रेसर रूम में डग डग कर रहा है रात दिन, ठीक है। नेबर को मैं थोड़ा बचा के बोल देता था। तो मतलब नेक्स्ट फिर हमने क्या, विदिन 2.5 ईयर्स हमारे पास कॉम्पोजिट की पहली ब्लेड्स बनी, पहली प्रोपेलर्स जो कि कार्बन फाइबर के बने। मैं ये आप जर्नी बता रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि कितनी रेगुलेशन आपने तोड़ी है। कोविड था ना, कोविड, अरे बंद करके काम करो बस, ठीक है। और फिर जो ये भी होता है भाई कि कौन सा डेसिबल पे ये होना चाहिए इतने दिन से, मतलब ये रेजिडेंशियल अलग और फैक्ट्री अलग। वो तो मतलब ओनर ने जो भी था मतलब। और हमारा रूम का साइज ना, जितना ये रूम है ना, बस इसका डबल ही था, जहाँ पे हमने हर चीज़ किया है, पूरा जो डेवलप किया, ठीक है। और फिर मतलब 2.5 ईयर्स के, मतलब जस्ट 2 ईयर्स के बाद, जब हम लोग ऑलमोस्ट बिल्कुल ड्रेन सिचुएशन में थे, मतलब हमने किसी तरीके, ये सब बूट स्ट्रैपिंग ही चल रहा था। मैं अपने दोस्तों को कॉल करता था जो भी जॉब कर रहे थे, भाई पैसा भेज जल्दी से, क्या कर रहा है, जॉब लगी ना, पैसा दो भाई। तो मतलब बहुत दोस्तों का सपोर्ट रहा, मतलब ना, और दीदी फैमिली का सपोर्ट रहा। फैमिली को भी मतलब किसी तरीके से मनाना, मतलब एक टाइम ये हो गया था, मतलब मैं सोचता था यार मेरा ये था कि और क्या करूं, ठीक है, सब लोग सेट हो गए। हाँ, मतलब ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास ना कि और भी क्या भी कर सकते हैं। और फिर ये भी दिमाग में आ गया कि यार अब भीख मांग ही लेते हैं। क्या ही बेइज्जती, मतलब गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं तो थोड़ा सही काम कर रहे हैं, मतलब बस रिस्की काम है, बस गलत तो है नहीं, तो मतलब क्या ही, मतलब वो किसी तरीके से स्टेज पास हुआ। फिर फाइनली ऑलमोस्ट दोबारा से जब डेड जोन पे आ गए थे, तब यहाँ पे सीड इंडिया स्टार्टअप स्कीम कुछ फंड था, 20 लाख रुपए हमको मिला गवर्नमेंट से। वो मतलब वो उसने हमको सर्वाइव किया। तो मैं मतलब जो भी हमारी जो गवर्नमेंट, मतलब स्टार्टअप जो भी फंड दिया उन्होंने, उसने हमको ये तो बढ़िया ब्लड प्रोवाइड किया, मतलब लिटरली, मतलब ऑलमोस्ट एक्सट्रीम, क्योंकि हमको हमारे पैसे ही नहीं थे कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कुछ भी करने के लिए। किसी तरीके से वहाँ पे हम सर्वाइव किए। तो मतलब कुछ पैसे विकास डालता था, जो मेरे साथ को फाउंडर है, प्रवीण टेक्निकल हैंडल करता है, तो कुछ वो डालता था कि तो इसके बाद फिर वो फंड आया। फिर नेक्स्ट उससे हमको जब लाइफलाइन मिली, तो हमने पहले अपने प्रोडक्ट डेवलप किए, पैकेजिंग सब रेडी करी, प्रोडक्ट का टेस्टिंग हो गया। उसके बाद आइडिया फोर्ज आया। क्या आइडिया फोर्ज क्या है? तो आइडिया फोर्ज वही कंपनी है जिनका ड्रोन 3 इडियट्स में 2007 में उड़ा था, उस मूवी में इनका उड़ा था। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया इन ड्रोन सेक्टर, सप्लाइंग टू इंडियन डिफेंस। तो सबसे ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी कंपनी है। और इनका अभी रिसेंटली IPO भी आया है। एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी, सबसे पुरानी कंपनी आइडिया फोर्ज है ड्रोन सेक्टर में। तो आई वुड से लेगेसी कंपनी आप बोल सकते हैं इनको। तो मिस्टर अंकित, जिनसे मैं मिला था जब हम लोग ड्रोन्स बनाते थे, तो तब से थोड़ा बहुत जान पहचान था उनके साथ। फिर मिस्टर अंकित और मिस्टर राहुल, तो जो उनके CTO हैं, तो उनके साथ हमारी मुलाकात हुई बेंगलोर में, जहाँ हमने उनको सैंपल दिखाए। तो इमीडिएटली हमारा इंटरेक्शन पॉजिटिव रहा और इंटरेस्टेड थे। फिर उसके बाद हमारे ऑफिस में हमारे रूम पे मीटिंग हुई। फिर जो हमारा छोटा सा रूम था, मिस्टर अंकित आए, वहाँ पे देखा हमारा छोटा सा सेटअप। अब हमको तो क्वांटिटी बड़ी डिलीवर करनी थी, तो हमारा कुछ था नहीं, तो वहाँ से हमारी पहली डील हुई।
अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए। फंडिंग भी दी हमको फिर। तो उसके बाद हमने एक्सपेंशन शुरू किया, पहला प्रोडक्शन प्लांट डाला जो कि हमारा जक्कुर में है, पहला ऑफिस डाला जहाँ पे हमारी टीम, हम 3 या 4 लोग थे शुरुआत में। उसके बाद अभी जाके हम लोग ऑलमोस्ट 60 लोग हो गए हैं लगभग। 25 से ज़्यादा लोग हमारे R&D में हैं, प्योर जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और रेस्ट हमारी टीम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में है। तो अभी जो भी ये प्रॉपुलर बनता है तो अभी प्रोडक्शन टीम ही मैन्युफैक्चर करती है, 1 शॉट में प्रोड्यूस होता है। हम लोग अभी टॉलरेंस जैसे 20 माइक्रॉन्स की टॉलरेंस मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द ब्लेड, और इसमें हमारा ये ट्रैकिंग सिस्टम है जो QR कोड बेस्ड है, जो कि इसी के अंदर ब्लेड के अंदर ही हमारा लगा रहता है। तो स्टिकर नहीं है, और इवन द लोगो ये भी अंदर ही है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइड भी हम लोग ने काफ़ी चीज़ें वर्कआउट करी है। जो मशीनरीज अगर आप हमारे ऑफिस में देखो, मोस्टली डिज़ाइन बाय द टीम, कस्टम डेवलप हमने करी है, जिससे ये हम लोग प्रॉपेलर से प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मोटर्स मतलब हमने ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट कर ली हैं, तो ये अबाउट टू गो, ये मतलब प्रोडक्शन में जाने वाली हैं। दीज एक्सेल फ्लक्स मोटर्स, वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडिया इन द डुअल रोटर कन्फिग्रेशन, यहाँ पे 2 रोटर कन्फिग्रेशन में। तो दीज वुड बी द गेम चेंजर। एंड फिर फाइनली मतलब आइडिया फोर्ज 2023 के बाद से फिर हमारा मोमेंटम बढ़ा, एंड देन वी स्टार्टेड, हमने छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ प्रॉपेलर बनाने शुरू करे। फिर उसके बाद हमारी बढ़िया साइज़ की एक्सेल फ्लक्स मोटर इस साल आई है। अब यहाँ पे हम बेसिकली छोटे से लेके बड़े साइज़ के ड्रोन्स को मतलब वो सप्लाई कर सकते हैं प्रपल्शन। अगर आपको 1 kg उठाना है या फिर आपको 200 या 300 kg उठाना है, वी हैव द सॉल्यूशन। अगर आपको देहरादून में उड़ना है या फिर दिल्ली में उड़ना है या फिर लद्दाख के या फिर 5000 मीटर एल्टीट्यूड से ऊपर उड़ना है, वो भी हम गारंटीड दे सकते हैं। तो अभी जैसे हमने रिसेंटली भारत एल्टीट्यूड ट्रायल्स हमने अपने का रैप अप किए हैं, तो ये हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपीडिशन रहा है। तो इसका नाम था भारत एल्टीट्यूड ट्रायल्स एक्सपीडिशन 2025, जहाँ पे हमने अपनी जर्नी बेंगलोर से शुरू करी है। और हमारा टारगेट ये था कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड में जाके अपने जो प्रॉपेलर्स हम बना रहे हैं उसको टेस्ट करें, डेटा गैदर करें। तो होता क्या है कि अगर आपका ड्रोन बेंगलोर में उड़ रहा है या फिर देहरादून में उड़ रहा है या फिर चेन्नई में उड़ रहा है, लेकिन क्या होगा, वो आपका लेह या लद्दाख या फिर हाई एल्टीट्यूड में उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि क्या होता है, हवा का जो डेंसिटी रहता है डिफरेंट रहता है, और उससे क्या होता है, प्रोपल्शन का परफॉर्मेंस टोटली चेंज हो जाता है। तो हमारे पास अभी डेटा आ चुका है, जो हमने ये प्रॉपेलर्स टेस्ट किया, हमारे पूरा डेटा हमारे पास है। तो अब हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं किसी को भी कि हम अगर आपका ड्रोन 5000 मीटर एल्टीट्यूड से टेक ऑफ कर रहा है तो वो 100% उड़ेगा। तो वो अब डेटा बैकिंग आ चुकी है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपीडिशन रहा। हमने 18 तारीख को शुरू किया, अभी रिसेंटली रैप अप किया हमने। तो हमने स्टार्ट किया था 3000 मीटर एल्टीट्यूड से, जो कि था हमारा संगम पॉइंट लेह में नज़दीक में। फिर हम गए जिंगराल था 4500। फिर हम गए 5300 मीटर्स के अप्रोच, जो कि चंगला पास है, जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन की भी कमी रही। तो वो टफेस्ट था हमारी टीम के लिए, सबके लिए रेगुलर ऑक्सीजन आ रही थी। तो बट किसी तरीके से टीम ने किया, एंड देन इट वाज ऑसम रहा हमारा जो भी ये एक्सपीडिशन था। तो ये इन अ सेंस टीम को भी कॉन्फिडेंस देगा और हमारे क्लाइंट्स को भी अब कॉन्फिडेंस देगा कि अवर प्रॉपेलर्स वहाँ पे उस एल्टीट्यूड पे काम करते हैं और ड्रोन अब वहाँ पे उड़ेगा। और तो मतलब ये अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था। तो अभी तक मतलब या टेस्टेड एंड वो डेटा नहीं था, राइट, हमारे पास किसी के पास भी कि मतलब आप क्या गारंटी दे सकते हो कि वहाँ पे सिस्टम काम करेगा आपका। अब हम गारंटी दे सकते हैं, हमारे पास अब सारा डेटा है, फंडामेंटल डेटा है, तो यहाँ से अब गारंटी दी जा सकती है। ये अब आप स्केल कर सकते हैं हम। और अभी जैसे हम लोग अभी बड़ी साइज के प्रोपल्शन पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अभी इलेक्ट्रिक 2-सीटर एयरक्राफ्ट को भी इलेक्ट्रीफाई करेंगे। एंड कंपनीज, जो हमारा जो मेन जो गोल है ये कि भारत को आज़ादी दिलाना एविएशन सेक्टर में, राइट, जो हमारा कर्तव्य पथ इनिशिएटिव है कि 2047 तक हम लोगों को एविएशन में नेट ज़ीरो करना है। नेट ज़ीरो का मतलब जस्ट ये नहीं कि हम कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, मेन गोल ये है कि हमको इंडिपेंडेंस भी देना है, कि होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से हमारे एयरक्राफ्ट डेवलप हो यहाँ पे। तो प्रोपल्शन एक की एनेबलर होगा वहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। अल्टीमेटली बेनिफिट तो आम लोगों को होना है, जिनको देहरादून से दिल्ली जाना है या बेंगलोर से हैदराबाद जाना है। मतलब टिकट की कॉस्ट भी कम होएंगी, एयरलाइन भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगी। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन सबके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोकल हमारे देश में जॉब्स जनरेट होंगी, राइट, टेक्निकल जॉब जनरेट होंगी। स्किल्ड फोर्सेस को ट्रेन किया है, जो भी अनस्किल्ड उनको स्किल्ड
में लाया जाएगा, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देश के मतलब देश की प्रगति के लिए इम्पोर्टेंट है। और मतलब इसी के साथ ही मतलब पूरी टीम जोश में काम कर रही है। अभी हमारे 5 साल कंप्लीट हुए हैं कंपनी के 12 अक्टूबर 2025 को। तो अभी हमने 5th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी कंपनी की, ये है। और मैंने आपको कर्तव्य पथ जो बोला है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास एक आपके लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। तो ये जो गिफ्ट है ये हमने बहुत सोच समझ के बनाया है। सेम मटेरियल जो आपके हमारे जो प्रोपेलर्स में लगा है, कॉम्पोजिट कार्बन फाइबर मटेरियल है, सेम प्रोसेस भी से बना है। और इसके अलावा यूटिलिटी टूल की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है हमारा कर्तव्य एज कार्ड। तो ये हमारा कर्तव्य एज कार्ड है। तो हम जल्दी इसको ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाएंगे। अच्छा। तो इट्स अ बिल्ड इन भारत यहाँ पे लिखा है। और इसमें जो QR कोड है डायरेक्टली अंदर ही होता है, जो मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर ही हम लोग डालते हैं। इसके अलावा ये हमारा स्कैनर है, इसको स्कैन करोगे तो एक हमारी डिजिटल वॉल खुलेगी जो कि कर्तव्य वॉल है, जहाँ पे आपका कोटेशन भी है और आपकी फ़ोटो आएगी, वो हमेशा के लिए रहेगी डिजिटल वॉल। और एक फ़िज़िकल वॉल हमारे ऑफिस में है जहाँ पे हम आपका फ़ोटो और कोटेशन वहाँ पे फिज़िकली चिपकाते हैं। और तो ये हमारी यूटिलिटी, मल्टीपल यूटिलिटी वो है, बॉटल ओपनर होगा, या फिर आपको नट बोल्ट कुछ खोलना है, या फिर आप की चेन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पर्सनल कुछ यहाँ पे टच चाहिए तो आप मेरे को बताइए, ये आपके लिए। अच्छा, आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट आई हैव रिसीव्ड, मेड इन इंडिया। यस, बिल्ड इन भारत, बिल्ट इन भारत। यस, नाइस। तो मतलब थैंक यू सो मच। या हमारा ये है कि वी नीड टू डेवलप समथिंग विच इज़ द बेस्ट। मतलब अगर हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो हमको इम्प्रूवमेंट करते जाना है, जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, राइट। कॉन्स्टेंटली उसको इम्प्रूव करना है। और कई बार अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है तो ब्रिंग समथिंग न्यू, मैजिकल, कुछ नया चीज़ मैजिकल लेके आओ जो कि बिल्कुल गेम चेंजर हो। उसी की तरह से जैसे हमारी ये मोटर्स आ रही हैं अभी, एक्सियल फ्लक्स टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम जो कि ड्रोन सेक्टर में आ रही हैं। एंड फाइनली कंपनी का जो लॉन्ग टर्म विज़न है टू इलेक्ट्रीफाई भारत को इलेक्ट्रीफाई करना है, एविएशन में आज़ादी दिलानी है। जल्दी वो बड़े साइज़ पे भी हम लोग वर्क कर रहे होंगे और आपको सुनने को मिलेगा। काफ़ी फैसिनेटिंग जर्नी है। और मतलब जितना तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये कोई पेड पॉडकास्ट नहीं है भाई, हम पेड पॉडकास्ट का धंधा नहीं करते हैं जैसे और पॉडकास्टर्स करते हैं। ये बहुत ही एक म्यूचुअल हमारे दोस्त हैं, उनके थ्रू कनेक्ट हुआ है। और आई एम मोर देन हैप्पी टू प्रमोट एनी कंपनी जो इस तरीके से मेड इन इंडिया प्योरली ऐसे इनिशिएटिव लेके आ रही है। और ये जो IP रखी है यहाँ पे कई हजार करोड़ की हो सकती है, तो अभी चोरी कर लिया जाए तो रास्ते में कोई तो IPO आएगा आपका। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। होपफुली आप तरक्की करो और देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल। एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप जैसे लोग हैं जो देश में इस टाइप का काम कर रहे हैं। थैंक यू। राइट, थैंक यू।